ओके। कोऑर्डिनेटर अबीर, आप मेरे साथ है? ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर, स्क्रीन क्लियर आ रही है नजर। पैरेललिज्म लिखा हुआ, ठीक है ठीक है। इसका मतलब मेरी आवाज भी क्लियर जा रही होगी इनको। ओके। अच्छा जी, बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर टुडे, इस पे दो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं हम लोग। एक पैरेललिज्म के बारे में और एक प्रोनाउन रेफरेंस एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है जी, प्रोनाउन रेफरेंस एरर, इसके बारे में करने जा रहे हैं। अब ये टॉपिक इतने कॉम्प्रीहेंसिव हैं कि अगर इन टॉपिक्स को अगर आप पूरी तवज्जो से विद एग्जांपल्स, चूंकि आई एम लेक्चरिंग एवरीथिंग विद एग्जांपल्स, अगर इन एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से फोकस करें, इनको समझने की कोशिश करें ना, तो आपके मोर देन 70% ग्रामेटिकल जो इश्यूज हैं वो बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या तो they never allow the new information to be injected in their mind. It is hard for them to get rid of the old information जो उनके दिमाग में है, प्रोग्राम्ड हुई है, उसको वो निकाल नहीं पाते हैं। या दूसरी सेकंड रीजन होती है that they do not do that much practice as it is required. जितनी प्रैक्टिस करनी होती है उतनी प्रैक्टिस कर नहीं रहे होते हैं। I mean, for example, the students have taken a lecture, okay, they will do something एंड दे फाइंड, फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं उस दिन भी देख रहा था, जैसी गलतियां नजर आई, सर मेरे इतने गलत हो गए, इतने गलत हो गए। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि देखो, हमारी एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे ये नहीं होती कि आप इमीडिएटली 100% परफेक्ट कर लोगे। मेरी एक्सपेक्टेशंस इज ओनली दिस, दैट यू शुड बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यू सेंस द थिंग्स नाउ। Before that, for example, earlier you were not in a position to sense the things, and that's why you keep committing the mistakes, or you did not have much comprehensive knowledge about these particular things. अब आपको चूंकि नॉलेज आ गया, यू आर वन स्टेप अहेड ऑफ दिस, एक स्टेप आप आगे आ गए हैं। आप इस पे कोशिश न करें कि आप परफेक्ट हो गए हैं, आप ये देखें कि हाँ यार, हम एक स्टेप आगे आ गए, हमें ये चीजें पता चल गई, अब हम इनके ऊपर प्रैक्टिस करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें चीजों का पता चलना शुरू हो जाएगा। थर्डली, जब आप सोल्यूशन डिमांड करते हो ना कि फौरन सोल्यूशन हमें बताएं, यही गलती है सबसे बड़ी। You should try कि on the basis of the concept or the lecture, you should yourself assess कि where is the problem. अब आप कहेंगे जी वो तो हम टेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त आपके ऊपर टेस्ट का प्रेशर होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में टेस्ट के लिए एक खास किस्म का एक प्रेशर होता है, और आप जल्दी से उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। उस वक्त भी आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो जिन चीजों को बड़ी आसानी से आप समझ लेते हो वो ठीक कर लेते हो। इसका मतलब है जो गलत हो रहे हैं उन पे आपने थोड़ा कंसंट्रेशन स्पैन को बढ़ाना है, फोकस ज्यादा करना है, और उसको भी आप समझ लोगे। सो दे इफ यू थिंक दैट फॉर एवरी क्वेश्चन यू शुड इमीडिएटली डिस्कस द सॉल्यूशन, आई डोंट थिंक सो कि इमीडिएटली डिस्कस करें। यस, यू कैन डिस्कस आफ्टर क्वाइट सम टाइम, थोड़ा सा उसको 2-3 दफा प्रैक्टिस करें, उसके बाद अगर वो सेंस ना बने फिर आप डिस्कस कर सकते हैं कि फिर इट मीन्स कहीं बेस लाइन पे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एक ही अटेम्प्ट के बाद आप, मेरा नहीं ख्याल कि फौरन इस पोजीशन में हो कि आप अपने बारे में एक जजमेंट दें कि शायद मैं कर नहीं सक रहा, या ये क्वेश्चन जो था ये मुश्किल था। इस तरह की जजमेंट से अवॉइड करें, ठीक है। आज भी ये जो दो टॉपिक्स मैं कवर करने जा रहा हूँ, पैरेललिज्म के और प्रोनाउन रेफरेंस एरर के, इंशाल्लाह आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप एग्जांपल्स पे कंसंट्रेट करते रहे, 40 के करीब स्लाइड्स हैं, मोर देन 40 स्लाइड्स हैं, और हर एग्जाम्पल मैंने दी है, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। आप उसके शॉर्ट्स पे लेना, उसको समझने की कोशिश करना, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। तो डेफिनेटली इट वुड लॉन्च अ मेजर डेंट इन द प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। जो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग थी, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती थी, उसमें एक डेंट डालेगा, और एक क्लैरिटी जो है ना वो आपको नजर आनी शुरू होगी कि नहीं, दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू यूज्ड टू कमिट, और अब नहीं होंगी आपसे इंशाल्लाह मिस्टेक्स। सो सबसे पहले हम पैरेललिज्म की बात करते हैं। पैरेललिज्म मींस पैरेललिज्म, पैरेलल स्ट्रक्चर या पैरेलल कंस्ट्रक्शन, 3 नाम है इसको कहते हैं। द रिपीटिशन ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म इन 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जब एक सेंटेंस लिखा जाता है, आपने ध्यान रखना है, हर चीज की एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जब एक सेंटेंस लिखते हैं और वो सेंटेंस इफ कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 पार्ट्स, जैसे अब एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। लास्ट टाइम मैंने बताया था
कि जब दो सेंटेंसेस को फॉर्म कंबाइन करके एक सेंटेंस फॉर्म किया जाए तो उन दोनों सेंटेंसेस के लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, क्लॉज। क्लॉज बेसिकली होता सेंटेंस ही है, लेकिन हम उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जब उन दोनों सेंटेंसेस को मिला के कंबाइन करके एक सेंटेंस फॉर्म किया जा रहा है। अब उस क्लॉज यानी है बेसिकली वो सेंटेंस ही, उसकी नेचर ये है कि क्या वो इंडिपेंडेंट अपने मीनिंग कन्वे कर रहा है, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगर जो सेंटेंस है वो उसका मीनिंग थोड़ा सा एम्बिगुअस है डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस स्टेटमेंट जो साथ उसके सेंटेंस था, तो हम उसको कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है जी। तो हमें डेफिनेटली यू हैव टू राइट लॉन्ग सेंटेंसेस एज वेल. You have to write compound, you have to write complex, you have to write compound complex sentences, which is the combination of sometimes two or more sentences. तो जब वो दो sentences form किए जाएंगे, अगर उसमें एक ग्रामेटिकल फॉर्म, अगर एक एक्शन कहा गया तो एक ही ग्रामेटिकल फॉर्म होनी चाहिए उस एक, यानी ये नहीं कि एक फॉर्म और है एक फॉर्म हो रहा है। फॉर्म से मुराद ये कि मिसाल के तौर पर अगर एक हिस्सा आपने जेरेंड के साथ लिखा है, आईएनजी के साथ लिखा है, तो आगे भी जेरेंड्स आने चाहिए। अगर आप टू इन्फिनेटिव लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो आगे भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है जी। इसको कहेंगे पैरेलल कंस्ट्रक्शन। अगर आपने एक जगह पर आपने लगा दिया जी फॉर एग्जांपल टू वॉच या टू वॉश, और ये देखें आपके सामने आ जाएगा कैली हैड टू आयरन, डू द वॉशिंग एंड शॉपिंग बिफोर हर पेरेंट्स अराइव्ड। ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये गलत है। You are talking about three actions: ironing, wash और shopping, जिसमें washing जो है वो आप देख लो जेरेंड की फॉर्म में लिखा है, शॉपिंग जेरेंड की फॉर्म में लिखा है, जबकि आयरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए। कैसे होगी अभी मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, पेशेंस एंड टू हैव गुड आई साइट। यू सी, ये पहले मैं सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं ताकि आपको सिंपल वाली बात समझ आ जाए, फिर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। अब देखो इसमें नाउन आ रहा है, शन, पेशेंस, ये सब नाउन है, और आगे हमने टू के साथ हैव लगा दिया, ये इन्फिनेटिव लगा के वर्ब लगा दिया, टू हैव गुड साइट, आई साइट, राइट। सो यहां पर कंस्ट्रक्शन खराब होगी। अब साथ साथ खुद को एसेस करते जाओ, कितने लोग हैं ये जो इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन खराब कर रहे होते हैं। एंड यू थिंक यू आर राइटिंग वेल बट यू आर कमिटिंग दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स, राइट। Ali prefers jeans to wearing, prefer jeans to wearing a suit, prefer jeans to wearing, right। ये कंस्ट्रक्शन खराब होगी। prefers jeans, प्रेफर कर रहा है ना जीन्स, जीन्स किसके ऊपर प्रेफर कर रहा है, सूट के ऊपर, और आगे टू लगा के यू नो जेरेंट, वेयरिंग अ सूट। अब इसको हम करेक्ट करने जा रहे हैं, ये देखिए ये करेक्ट है। Kelly had to do the ironing, washing and shopping before her parents arrived. This is the parallel construction. अब ये पीछे चल रहा हूं, ये this was the mistake. You can write had to iron, to do the washing, या तो लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं to do the washing, to wash, sorry, and to shop before her parents arrived. या ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया, do the ironing, washing and shopping before her parents arrived. मतलब कहने का ये है कि तमाम जो एक्शंस आ रहे हैं, चाहे वो वर्ड की फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे वो फ्रेज की फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे वो क्लॉज की फॉर्म में आ रहे हैं, उन सबको एक स्ट्रक्चर की शक्ल में होना चाहिए। ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, पेशेंस नाउन है, एंड गुड आई साइट, दिस इज ऑल्सो ए नाउन, अ गुड आई साइट। देयर इज नो नीड टू ऐड टू हैव, वर्ब नहीं लगाना। Ali prefer wearing jeans to wearing a suit. You see, this is a parallel construction. Ali prefers wearing jeans to wearing a suit. This is called parallel construction, जो normally जब भी स्टूडेंट्स एक कंपाउंड से बाहर निकलते हैं, इवन कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर ये मिस्टेक करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा अभी ये काम कर लेते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसे ना फीलिंग्स आए कि जैसे मैं विदाउट ऑडियंस बात कर रहा हूँ। अगर ये चैट वाले जो हैं ये थोड़ा सा ये प्रॉमिस करें कि सब लोग पहले पूरी बात सुन लेंगे, उसके बाद हमारे साथ डिस्कशन करेंगे और उस वक्त जवाब देंगे जब मैं जिनसे पूछूंगा, तो फिर मैं चैट ऑन करवा लेता हूँ, क्योंकि मैं इनको पहले भी कह चुका हूँ कि व्हेन आई स्पीक टू यू एंड यू स्टार्ट राइटिंग फॉर एग्जांपल विद टेक्स्ट मैसेजेस,
तो ये बड़ी तेजी से ऊपर चले जाते हैं, मुझे तो उसका पता ही नहीं चलता, सीधी सी बात है। थाउजेंड्स लोग बैठे हुए हैं, जब हर बंदा ही मैसेज करेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा। इसका तरीका बड़ा आसान है, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है क्लास। आई वॉन्ट कि दे शुड टॉक टू मी, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से। उसका तरीका ये है कि मैं जिससे पूछूं कि भाई आप ऑन द बिहाफ ऑफ क्लास मुझे जवाब दे दें, वो मुझे दे दे, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो इज दिस पॉसिबल? अभी कर सकते हैं इस तरीके से हम, अगर ये मेरी बात सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं? श्योर सर, ऐसा कर सकते हैं। जी चलें, कर दें। अब आप लोगों ने, ठीक है, ऑन कर दिया आपने जी, थैंक यू जी। अब आप लोग मुझे ना कीजिएगा, मैं जिसका नाम लूंगा कहीं वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है जी। तो अभी मेरे सामने जो नाम आ रहा है एक, अभी प्लीज आप लोग ना करें, चैट टू वन कर लेते हैं, ये हमें नहीं पता जी चैट टू वन कौन हो सकता है जी, किसी एक को कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे नोरीना नोरीना नजर आ रही है, सोनी असद नजर आया है। मैं रिपीट करता हूँ, एक ऐसा हो सकता है जी, कोई एक हो जो चैट के अंदर जवाब दे। अभी बुशरा है जैसे, ये मुझे नाम नजर आ रहा है एक। अभी किसी एक को कर सकते हैं आप चैट टू वन? हेलो अभी, अयोध्या। जी सर, वो इधर ही हूँ मैं, बताएं। मैं ये कह रहा था कि इज इट पॉसिबल दैट ओनली 1%, जिसे कह रहे हैं ना चैट टू वन के साथ कर दे, किसी एक के साथ कर दे, ही ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स कैन आंसर मी, मतलब मुझे ना आए। अब ये सारों ने फिर मुझे जवाब देना शुरू किया तो वो सर बहुत ऊपर लेकिन चले फिर गए। पता देखिए, इस तरह से फिर वो स्टूडेंट्स तो अपना जो जिस भी बच्चे को मैं अलाउ करूंगी वो तो अपना ओपिनियन या देगा ना। डेफिनेटली दे। अच्छा, ये आपस में इस तरह नहीं हो सकता कि मैं जिससे बात करूं वो मुझे जवाब दे रहा है लेकिन वो सबके मैसेजेस देख रहा है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। सर मैं खुद देख लेती हूँ, मैं इधर एक्टिव कर जाती हूँ, ओके क्योंकि फिर किसी और स्टूडेंट को बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। ओके ओके ओके, ठीक है जी, राइट। चलें जी, जरा अब आप लोग मुझे टेक्स्ट ना कीजिएगा, मैं स्लाइड्स के ऊपर देख रहा हूँ। आई वोंट आंसर यू जब तक कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आएगा तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं इसी तरह से बोलता जाऊंगा। दिस इज व्हाट आई हैव सेड। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एक दफा मुझे नजर आया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। राइट, पैरेलल कंस्ट्रक्शन मीन कि जब आप एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं बाय कंबाइनिंग 2 और 3 सेंटेंसेस, कितने मैं सिंपल तरीके से बोल रहा हूँ, और जब आप उनको फॉर्म करें तो उसमें जो उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होगी वो एक होनी चाहिए। यानी अगर आप नाउन यूज कर रहे हैं तो आगे वो लिस्ट चल रही है तो वो नाउन की लिस्ट होगी, नाउन की फॉर्म में होगी। अगर वर्ब्स की फॉर्म में चल रहे हैं तो वर्ब्स की फॉर्म में होगी। अगर एडजेक्टिव्स आ रहे हैं तो एडजेक्टिव्स होगी। ठीक है जी, ठीक है। अब उसके लिए एग्जाम्पल समझ लें। देखें, केली हैड टू आयरन। जैसे ही अगले हिस्से पे जाते हैं, जो फ्रेज है पूरा वो है डू द वॉशिंग, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ gerund, एंड शॉपिंग before her parents. So this is an incorrect construction. This is incorrect construction. या तो टू आयरन, टू वॉश एंड टू शॉप होना चाहिए, या फिर आयरनिंग, जैसे कि मैंने ये दिखाया था, टू डू द आयरनिंग, वॉशिंग एंड शॉपिंग बिफोर हर पेरेंट्स अराइव्ड। दिस इज द पैरेलल कंस्ट्रक्शन। इसी तरह दूसरा, ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन। जब रिक्वायर्स के बाद नाउन आ रहा है, कोऑर्डिनेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, तो फिर एंड लगाने के बाद भी गुड साइट आना चाहिए, गुड आई साइट आना चाहिए, टू हैव नहीं आना चाहिए, दे शुड नॉट बी इन्फिनिटिव। इसी तरह अली प्रेफर्स जीन्स टू वेयरिंग ए सूट, तो एक्शन हो रहा है वेयरिंग का, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रेफर्स वेयरिंग जीन्स, राइट, टू अ सूट, टू वेयरिंग अ सूट। दिस इज व्हाट इट इज। अली प्रेफर्स वेयरिंग जीन्स टू वेयरिंग अ सूट। So this is called the parallel construction. Parallel construction means, again, when you, इसको इस तरीके से लिख लें, when a sentence contains many ideas, when a sentence contains many ideas, लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते जाएं। When a sentence contains many ideas, similar in nature, they should be in parallel construction, grammatical construction. They should be formed in parallel grammatical construction. ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बनेगी। देखिए जी, आप लोगों के जितने भी सवाल आए हैं मैंने देख लिए, 2-4 मुझे नजर आ गए हैं। सर ये जो वर्ड वेयरिंग है, इज इट नेसेसरी टू यूज इन दिस सेंटेंस?
मैं Ali वही pref- मैं उनको यही बताने जा रहा हूँ। मैंने वो सेंटेंस मुझे नजर आ गया था। मैं सिंपल सी एक बात देखे जिन में रखें मैंने, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग के टेक्निकल टर्म्स भी ना यूज करूं यहाँ पर। मैं बहुत अवॉइड कर रहा हूँ ग्रामर, क्योंकि हर एक को ग्रामर इतनी जल्दी समझ नहीं आती। मैं ये उनको बता रहा हूँ कि अपने जिन में ये छोटे सी मैसेज रख लें कि सब आइडिया जब आएंगे उनको एक कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब अगर आप जीन्स लिखते हो तो जीन्स इज समथिंग एल्स, वेयरिंग जीन्स टू वेयरिंग ए सूट, दीज आर टू एक्शंस, दीज आर टू आइडियाज। मतलब वेयरिंग जीन्स इज डिफरेंट थिंग एंड वेयरिंग सूट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, मेरी बात समझ आई है। तो ये दो डिफरेंट आइडियाज हैं, मगर दे आर सिमिलर इन नेचर बिकॉज दे आर बोथ द क्लोथ्स। अब इनको एक कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए। प्रेफर किस चीज को कर रहा है? जीन्स अगर खाली कहेंगे जीन्स एक कपड़ा हो जाएगा। यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन, वेयरिंग जीन्स, या तो ओवर लिखें अ सूट। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट आइडियाज दे रहे हैं तो वेयरिंग जीन्स टू वेयरिंग अ सूट, रियल कंस्ट्रक्शन ये बनती है इसकी। नेक्स्ट आप लीजिए। गलत है, अली प्रेफर जीन्स टू वेयर ए सूट। मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, देखें बेटे, आप लोग ये बात को समझने की कोशिश करें। अगर हम ये ना हो कि 40 स्लाइड्स इधर ही रह जाएं। मैंने आपको एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बताई है। जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये वो चीजें जो आप गलतियां करते हैं, इसलिए आप मुझसे पूछें ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूं ये एग्जैक्ट उसका फॉर्मूला है, ये होना चाहिए, राइट। जो मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जैक्ट होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये देखें, दूसरी चीज देखें, गलत है, बार बार एक ही चीज बुला रहे हैं। अली प्रेफर्स जीन्स, वेयरिंग जीन्स ओवर ए सूट, इट्स रॉन्ग। अच्छा ये देखें, टू चेक फॉर पैरेललिज्म इन योर राइटिंग। अगर आप लोगों के को मेरी बात समझ नहीं आ रही तो आपका ध्यान फिर सिर्फ लिखने पे रहेगा। आप चाहेंगे कि जी चूंकि आपने एक परवाना कहीं सेंटेंस पढ़ा और आप चाह रहे नहीं इस तरह होना चाहिए, तो फिर इस तरह ही ठीक करते रहेंगे आप। Prefer jeans to a suit is something else. Prefer wearing jeans to a suit, wearing a suit is something else. These are two different things. मेरी बात समझ आई है सुलेमान? Prefer jeans to a suit is something else. Prefer to wearing jeans to wearing a suit. These are two different things. Right? अब जरा इसको सुने next sentence को. To check for parallelism in your writing, make sure you have paired nouns with nouns. अब ये देखते जाए, मैं समझाता जा रहा हूं। जब आपने एक सेंटेंस फॉर्म करना है बाय कंबाइनिंग टू और मोर सेंटेंसेस, तो याद रखना है कि जब पेयर बनेगा तो नाउन के साथ नाउन आना चाहिए, वर्ब के साथ वर्ब आना चाहिए, प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ प्रपोजिशनल फ्रेज आना चाहिए, एंड सो ऑन। इसी हिसाब से होगा। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होंगे आगे। यानी चूंकि आप एक सेंटेंस, पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहते हैं किसको है, मैंने भी बताया कि व्हेन ए सेंटेंस कंटेन्स मेनी आइडियाज व्हिच आर सिमिलर इन नेचर। एक सेंटेंस के अंदर कई आइडियाज आ रहे हैं विच आर सिमिलर इन नेचर, दे शुड बी फॉर्म्ड इन पैरेलल कंस्ट्रक्शन। उनकी कंस्ट्रक्शन एक होनी चाहिए, राइट। अब देखो जरा पीछे चले जाओ, ये देखो ये सब क्या है, ये एक्शन है, एक काम है ना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, शॉपिंग करना, ये काम है। तीनों आइडियाज हैं, डिफरेंट आइडियाज हैं। इनको जब आपने इकट्ठा करना है, इनको एक शक्ल में होना चाहिए। या तो टू आयरन, टू डू, टू वॉश, टू शॉप होगा, या टू डू आयरनिंग, डू द एंड वॉशिंग एंड शॉपिंग होगा। ये मतलब है इसका। अब जब आपने कहा ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, तो रिक्वायर्स के बाद हमने पहला वर्ड नाउन यूज किया, तो आगे सारा पेयर नाउन्स बनने चाहिए। पेशेंस, हैव गुड आईसाइट एंड गुड आईसाइट, ना कि टू हैव गुड आईसाइट, ठीक है जी। सो ये याद रखें कि जो भी कंस्ट्रक्शन बनेगी जब आइडियाज को इकट्ठा करेंगे, उनकी एक हो, पेयर नाउन का नाउन के साथ, वर्ब का वर्ब के साथ, और प्रपोजिशनल फ्रेज का प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ। प्रेफर जीन्स टू सूट और होता है वेयरिंग सूट। जीन्स दो बता तो रहा हूं बेटे फाकरा, दोनों मतलब डिफरेंट हैं। मत सवाल यह कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो। आप असूल याद रखें, जुमलों में ना फंस जाएं। आप लोग ग्रामर को पढ़ा करो प्लीज। अब दूसरा देखें, अंडरस्टैंड ईच एलिमेंट। मेरे लेक्चर को सुने गौर से।
तो एक ये असूल आपने ज़हन में रखना है, जब भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है एक सेंटेंस की जिसपे 3-4 सेंटेंसेस आएंगे, याद रखें असूल एक है कि आइडियाज डिफरेंट हो मगर सिमिलर इन नेचर हो, तब वो उसे कहेंगे पैरेलल कंस्ट्रक्शन। तो उसमें नाउन का अगर से स्टार्ट हो रहा है तो नाउन का नाउन के साथ पेयर बने, वर्ब का वर्ब के साथ बने और प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे नाउन है, एक जगह पे वर्ब है, एक जगह पे प्रपोजिशनल फ्रेज है, राइट। अंडरलाइन ईच एलिमेंट इन ए सेंटेंस। अब ये तरीका बता रहा हूं, हर एलिमेंट को सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन करें और चेक करें कि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ रहा है वो सेम ग्रामेटिकल फॉर्म है कि नहीं। ये टेक्निक है। जैसे ही सेंटेंस पढ़ना शुरू करें उसको अंडरलाइन करें कि जो बात स्टार्ट हुई है वो क्या नाउन से शुरू हो रही है और नाउन की सीरीज चल रही है, उसमें कोई अनयूजुअल चीज तो नहीं नजर आ रही, अनयूजुअल चीज तो नहीं नजर आ रही। मिसाल के तौर पर 2 नाउन चले, साथ ही वर्ब आ गया, साथ ही जेरेंड आ गया, साथ ही इन्फिनेटिव आ गया, तो वो नहीं आना चाहिए। इन्फिनेटिव होता है बेटा टू के साथ वर्ब लगाया जाए मगर वो नाउन की तरफ बिहेव करे। टू थिंक, टू डांस, टू स्पीक। अब इनको अगर तर्जमा करो तो क्या बनेगा? टू थिंक मीन सोचना, ये नाउन है। टू डांस नाचना, टू स्पीक बोलना, ये नाउन की तरफ बिहेव कर रहे हैं, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्शन अब होती कहां यूज? इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड अगर आप अपने अंदर सब के सब तहम्मुल रखें ना, सिर्फ तहम्मुल रखें, ना कि ये पूछें कि जी मैंने ये सेंटेंस जो है मैंने वहां पर ये पढ़ा था, ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है। अगर आप सिर्फ फोकस रखें ना, जितनी जितनी बात बताई जा रही है, तो आप देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली आपके जो दिमाग में पहले से सवाल आ रहे हैं वो जवाब हो चुके होंगे, आंसर्ड हो चुके होंगे। लेकिन आप लोग चूंकि साथ साथ बातें कर रहे होते हैं ना, आपका ध्यान एक चीज पे चला जाता है, जबकि मैं पूरे स्टेप्स में बताता जा रहा हूं कि अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। आपका फोकस उधर होना चाहिए। पहले मैंने आपको क्या किया जी, जरा पीछे चले जाए, दोबारा मैं रिपीट करूं, इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा। पैरेललिज्म होता क्या मैंने वो बताया, सेम रिपीटिशन ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फॉर्म इन 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। फिर मैंने इसको आसान करके बताया कि जब भी एक सेंटेंस ऐसा लिखें जो कि 2-3 सेंटेंस को कंबाइन करके लिखना है और उसमें तमाम आइडियाज डिफरेंट हैं मगर नेचर में सिमिलर हैं, तो उनको उनकी कंस्ट्रक्शन एक तरीके से होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी। एग्जाम्पल ये दी कि देखो ये तीनों आइडियाज डिफरेंट हैं, कपड़े इस्त्री करना, धोना और शॉपिंग करना, तीनों आइडिया डिफरेंट है मगर नेचर में एक है। नेचर में इस तरह से कि ये काम है, एक्टिविटीज है, कैली को काम करने पड़ रहे हैं। ड्राइविंग ए कार रिक्वायर्स, ये कोऑर्डिनेशन एक डिफरेंट एक्ट है, पेशेंस एक डिफरेंट एक्ट है, गुड आई साइट डिफरेंट एक्ट है, मगर ये सारे मिलके ड्राइविंग से रिलेटेड है, नेचर में एक जैसे हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स दे के आपको बात समझाई। ठीक है, और फिर उसके सोल्यूशंस दिखाए। फिर अब मैं बता रहा हूं कि जब आप किसी भी सेंटेंस को देखें करेक्शन के अंदर या खुद भी लिख रहे हो तो देख लिया करें कि जब भी आप उसके सेंटेंसेस में पेयर ला रहे हैं तो नाउन्स से शुरू हो रही है बात, तो नाउन का नाउन के साथ पेयर बने, वर्ब का वर्ब के साथ पेयर बने, प्रपोजिशनल फ्रेजेस का प्रपोजिशनल फ्रेजेस के साथ बने। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक नाउन के साथ वर्ब लगा रहे हैं बिला वजह, जैसे वो ऊपर था टू डू आयरन और फिर आगे वॉशिंग आ गया था, तो ये 2 डिफरेंट चीजें थी। अब टेक्निक बता रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस को जब आप पढ़ें हमेशा उसके सेंटेंस को डाइसेक्ट करके एक एक एलिमेंट को, जैसे मैंने ये किया हुआ है, एक एक एलिमेंट को आपने अंडरलाइन करना है, समझने की कोशिश करनी है इस असूल की बेस पे। देखिए ना, पहले तो ये चीज पता नहीं थी, गलतियां कर रहे थे, अब ये बात पता चल गई आपको। नाउ यू हैव नोन दिस कि ये इस तरह से सेंटेंस देखें, पढ़ते जाएं और देखें कि ये कॉम्बिनेशन क्या है, राइट। जैसे कि फिर इधर चले जाए, ये देखिए ये कॉम्बिनेशन, पढ़ते जाएं, हैड टू आयरन, टू डू वॉशिंग, तो एकदम आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे तो टू आयरन लिखा है, यहाँ पे वॉशिंग लिखा है, यहाँ पे शॉपिंग लिखा है, इट मीन्स कहीं गलती है, तो इसको मैं कैसे ठीक करूं। नाउ यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस एंड ग्रामेटिकल नॉलेज, बजाय इसके कि सर इस तरह भी हो सकता है उस तरह भी हो सकता है। डेफिनेटली सिंपल सी बात है, टू के बाद आयरन लिखा हुआ है, आप आगे आयरन वॉश कर लो, शॉप कर लो, या टू डू आयरनिंग कर लो। अगर इसी फॉर्म में लिखना है, आपको डिसाइड करना है कि कंस्ट्रक्शन पैरेलल रखनी है, सही होनी चाहिए। टू डू वॉश आयरनिंग कर लें, डू वॉशिंग कर लें, फिर ठीक है, इस पर भी कोई हर्ज नहीं है, राइट। इस तरह से उसको असेस करते हैं सेंटेंस को। अब मैं बता रहा हूं कि ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन यूज कहां होती है। Parallel construction is most commonly used in a sentence containing elements that appear in a series or in a pair. अगर देखा जाए तो वही बात कि जब भी आप एक सीरीज ऑफ आइडियाज को लेके चलेंगे या 1-2 आइडियाज को लेके चलेंगे, पेयर लेके चलेंगे, तो उसमें पैरेलल कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, जब भी एक ऐसा सेंटेंस फॉर्म करें जिसमें मोर देन 2 आइडियाज और 3 आइडियाज हों और नेचर में एक जैसे हों, तो उनकी कंस्ट्रक्शन ठीक होनी चाहिए। यह है पैरेललिज्म का मतलब।
पैरेललिज्म करता क्या है? क्या करता है? व्हाट इट इज? इट क्रिएट्स a sense of rhythm and balance in writing by using the same grammatical structure to express equal ideas. अगर ये नहीं करेंगे तो उसकी जो यानी पैरेललिज्म की वजह से ना उसकी फ्लो में, उसके रिदम में, उसकी टोन में जो टोन बनती है, जैसे कहते हैं ना राइटर की टोन, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन महसूस होती है, उसके अंदर एक बैलेंस महसूस होता है, उसके अंदर एक स्मूथनेस महसूस होती है। लेकिन अगर ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन खराब हो जाए तो वो एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन यानी ये लगनी शुरू हो जाती है। इफ नॉट, अगर फॉल्टी पैरेललिज्म होगा तो उसके जो सेंटेंसेस होंगे वो बैलेंस्ड नहीं होंगे। सेंटेंस ऐसे लगेगा जैसे क्लंकी हो गया, ऑकवर्ड हो गया, साउंड उसकी सही नहीं होगी, बोलने में भी समझने में भी प्रॉब्लम होगा, आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, राइट? तो ये इसका फायदा है। यानी अगर होगी कंस्ट्रक्शन एक जैसी तो बड़ी इजीली स्मूथली समझ आ जाएगा, और अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। अब कैसे करें पैरेललिज्म क्रिएट? पैरेललिज्म कैसे क्रिएट होता है तो हम बात करेंगे पैरेललिज्म क्रिएट कैसे होता है। नंबर 1, जब आप दो क्लॉजेस को मिलाएंगे बाय कनेक्टिंग टू क्लॉजेस। दो क्लॉजेस को मिलाना है तो बड़ा सोच समझ के मिलाना है, राइट? इसको कैसे क्रिएट करेंगे? आपने दो क्लॉजेस को मिलाना है तो मिलाते हुए देख लेना कि पहली क्लॉज की कंस्ट्रक्शन क्या और दूसरी क्लॉज की कंस्ट्रक्शन क्या, इनमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? बाय मेकिंग ए लिस्ट यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे अब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही यूज करते हैं, जैसे फैन बॉयज कहते हैं, ठीक है ना? अभी मैं इसकी एग्जांपल्स भी आगे आ जाएंगी, पहले आप पॉइंट सुन लें, एग्जांपल्स आगे आ जाएंगे। सना, पैरेललिज्म को अवॉइड नहीं करना होता जब आप वाकई खुद से 2, 3, 4 आइडियाज बताना चाह रहे हो। ये अवॉइड करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब होता है। देखिए ना, अगर आपने एक सिंपल सेंटेंस लिखा इट्स ओके, बट अगर आप सीरीज बताना चाह रहे हैं कि मैं शॉपिंग के लिए गया और मैंने ये चीजें खरीदी, तो फिर उसके अंदर पैरेलल होनी चाहिए। उसकी अगर खराब कर देंगे तो वो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये बेटे मोहम्मद नाम पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने पूछा नेक्स्ट सीरीज में नाउन इन्फिनेटिव या जो भी पैरेलल फॉर्म आएगी ये चीज पहले सेंटेंस डिटरमिन करेगा, बिकॉज कैली वाले सेंटेंस में आपने ये किया था। देखो, मैंने ये कहा कि आपने डिटरमिन किया है सेंटेंस को देख के कि किस उसमें आपने आयरन से शुरू किया है। आयरन से शुरू करोगे तो टू आयरन एंड वॉश लगाते जाओ, एक सीरीज लगा लो। अगर आप जेरेंट से शुरू करोगे, वो मैंने जेरेंट में लिखा हुआ है, डज नॉट मीन कि वहां से नहीं हो सकता। यू हैव टू फॉर्म ए पैरेलल कंस्ट्रक्शन, ठीक है? प्लीज मुझे लेट मी फिनिश द सेंटेंस। मैंने आपको ये बात जो आपने अभी मुझे इतनी बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज करके पूछा है, ये बात मैं 3 दफा कर चुका हूं। 3 दफा यही बात मैंने की थी। इट इज अप टू यू कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर फॉर्म पैरेलल होना चाहिए, ये बात बाद में कर दी है। अच्छा जी, दूसरा क्या जी? बाय मेकिंग ए लिस्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो जब आप लिस्ट बनाएंगे, अभी इनकी एग्जांपल्स आ जाएगी, आप पहले पॉइंट सुना करें, फौरन से ना घबरा जाया करें कि यार अभी एग्जांपल ही नजर आ रही तो पता नहीं क्या होगा। यू जस्ट लिसन टू दिस। बाय कंपेयरिंग टू आइटम्स यूजिंग देन और एज। जब हमने दो आइटम्स कंपेयर करने हैं जिसपे देन आता होता है, जैसे कहते हैं ना, ही इज टॉलर देन आई, ही इज एल्डर देन आई, ही इज वाइजर देन आई, ये यूज करते हैं ना देन, या एज यूज करते हैं, एज ही डिड दिस। तो ये दो लोगों का कंपैरिजन होता है। देन और एज जो होता है तो नॉर्मली टू आइटम्स को यूज कर रहे होते हैं, उसमें भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन ठीक होनी चाहिए, यानी कंस्ट्रक्शन ठीक होनी चाहिए। और आखिरी क्या है? बाय कनेक्टिंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस यूजिंग कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जब हम कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे तो भी उस सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन है पैरेलल होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके वक्त आपको ख्याल रखना है कि कंस्ट्रक्शन खराब ना हो। अभी इसकी एग्जांपल से देखते जाएंगे। यानी ऑन द वर्ड लेवल, ए नाउन शुड बी ग्रुप्ड विद अदर नाउन्स, एन एडजेक्टिव विद अनदर एडजेक्टिव एंड सो ऑन। सिंपल। जब भी आप कंस्ट्रक्शन फॉर्म करेंगे, अगर पहले नाउन क्लॉज है तो आगे भी नाउन क्लॉज होगी, अगर पीछे वर्ब है तो आगे भी वर्ब क्लॉज होगी, राइट? समझ आ गई? जैसे आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाए हैं, तो अगर हमने कहा जी स्विमिंग, डांसिंग, तो आगे ये नहीं होना चाहिए टू वॉच, फिर वॉचिंग ही होना चाहिए। स्विमिंग, डांसिंग एंड वॉचिंग, स्विमिंग, डांसिंग एंड वॉचिंग। अगर आपने टू स्विम लिखा है तो टू स्विम, टू डांस, टू वॉच होना चाहिए, ठीक है जी? नहीं, वो दोनों ठीक नहीं है।
On the word level, a noun should be grouped with noun, adjective with another adjective, verb should be grouped with verb, phrase should be connected with the phrase. That's simple. अब ये देखें, अब मैं सारी एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी. मैंने इतनी डेफिनेशनें पढ़ानी नहीं थी जितनी मैंने 2 मिनट में पढ़ाई हैं आपको. ये आधे घंटे में, सॉरी, इतना आधा घंटा मेरा सिर्फ डेफिनेशन समझाते लग गया. मैंने इतनी आसान सी जुबान में बात की थी कि जब भी एक सेंटेंस ऐसा फॉर्म करें, और देख ले मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, एंड आई डोंट वांट नाउ एनी क्वेश्चन, प्लीज फोकस करें पहले एक बात पे, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे. सबसे पहले आपके दिमाग में आपका नॉलेज जाग जाता है और कहते हैं इसको ठीक करके देखते हैं, इसको ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं. अगर आप सुनते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सारे सवाल जो अभी उठेंगे माइंड में वो एड्रेस हो रहे होंगे. मैंने स्लाइड्स बनाई ही ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स हो, ना कि आपको टेक्निकल डेफिनेशंस पे लगा दूं. बट अनफॉर्चुनेटली यू डोंट कोऑपरेट इन दैट वे. आप सुनते नहीं, आपको कहता हूँ आप होल्ड तो करें, देखें तो सही क्या होता है. अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि जब भी एक सेंटेंस फॉर्म करें जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 सेंटेंसेस हो या मोर देन 3 सेंटेंसेस हो और आइडियाज उनका सबका डिफरेंट हो, मतलब मगर वो नेचर में एक जैसे हो, तो उनकी कंस्ट्रक्शन का ख्याल रखें कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि क्लमसी लगे. अब मैंने 3 दफा तो एग्जांपल दी, 4 दफा एग्जांपल दी है कि अगर डांसिंग लिख रहे हैं तो फिर आगे स्विमिंग, डांसिंग, वॉचिंग होना चाहिए. अगर डांस लिख रहे हैं तो फिर स्विम, वॉच होना चाहिए. दैट्स वेरी सिंपल. इसमें कौन सी मुश्किल चीज है, राइट? अब मैं उसकी एग्जांपल्स के साथ लेके चलने लगा हूं. प्लीज इस एग्जांपल पे गौर करें. ये देखें, द कंपनी इज लुकिंग फॉर ए कैंडिडेट हु इज फ्रेंडली, ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस एंड इज गोइंग टू अराइव. यहां पे गलती आ गई. देखो यहां पे लिखा है फ्रेंडली, ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस लिखा हुआ ना, और यहां पे लिखा है गोइंग टू अराइव टू वर्क ऑन टाइम. पूरे का पूरा एक वर्ब फ्रेज लिखा गया. इज गोइंग टू, वर्ब क्लॉज, इज गोइंग टू अराइव टू वर्क ऑन टाइम, इज गोइंग टू वर्क. व्हाई शुड बी, यहां से आपको नजर आ जानी चाहिए कि ये कंस्ट्रक्शन सही नहीं है. सिंपल ये हो गया, द कंपनी इज लुकिंग फॉर ए कैंडिडेट हु इज फ्रेंडली, ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस एंड पंक्चुअल. Why to write in this way is going to arrive to work on time. ये हैं वो गलतियां जो आप करते हो, और खासतौर पे प्रेसी में आपकी सबसे ज्यादा ये गलतियां कर रहे होते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पैरेलल नहीं करती. शौक होता है ना लंबा सेंटेंस लिखें, वोकैबुलरी शो करें, और उसमें फिर आप ये गलतियां करनी शुरू कर देते हैं. आई ऑलवेज एडवाइज इन माई क्लास टू स्टूडेंट्स दैट राइट अ सेंटेंस ऑफ अ मॉडरेट लेंथ, मे बी ऑफ 8 words मिनिमम, मैक्सिमम 15 words. दैट्स इट. इससे क्या होगा, आप अवॉइड कर सकोगे पंक्चुएशन को. बहुत ज्यादा पंक्चुएशन नहीं यूज करनी पड़ेगी, पैरेलल कंस्ट्रक्शन इतनी सामने नहीं आएगी. ठीक है जी. और मेरे भाई और बच्चों, ये कुछ सवाल है कि जी ये ऑर्गेनाइज पहले भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है. यार यू जस्ट प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. उसकी तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता है. फ्रेंडली, ऑर्गेनाइज्ड, मेटिकुलस आप लिख लें, ऑर्गेनाइज्ड, फ्रेंडली, मेटिकुलस लिख लें, वट एवर इट इज, इट डज नॉट चेंज द मीनिंग. The question should be really practical. It is not a question that you are asking कि जी इसको ऑर्गेनाइज को अगर हम पहले रख ले तो क्या होगा. सिंपल सी बात है, आपको नजर आ रही है. नाउन है फ्रेंडली, नाउन को कहते हैं ऑर्गेनाइज, मेटिकुलस, एंड दैट्स ऑल. ये ऑफ कर दें जी चैट बॉक्स. आई डोंट थिंक सो कि आई एम गेटिंग एनी मैच्योर क्वेश्चन हियर. बेटे अगर आपने एमल, अगर आप लोग एमल का मुझे सवाल आया है कि जी वो लुकिंग भी तो पीछे लिखा है, आप इससे अंदाजा करें कि आप कितनी बात गौर से सुन रहे हैं. माशाल्लाह बेटा, रियली मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है. कंपनी इज लुकिंग फॉर ए कैंडिडेट, यहां से बात शुरू हुई है. हु इज फ्रेंडली, फ्रेंडली, ये उसके बारे में बात हो रही है. हु के बाद बात शुरू हो रही है. पीछे मेन एक्शन है, इसकी बात नहीं हो रही. आइडियाज की बात हो रही है. आपको डेफिनेशन बताइए कि जब आप डिफरेंट आइडियाज हों और वो नेचर में एक जैसे हों तो उनको पैरेलल कंस्ट्रक्शन में लिखें. तो बात हो रही है हु, इस शख्स के बारे में, कैंडिडेट के बारे में. हु इज फ्रेंडली. अब फ्रेंडली में जाके एक ट्विस्ट आया था. फ्रेंडली, ऑर्गेनाइज, मेटिकुलस के बाद लिखा हुआ था गोइंग टू अराइव. अब पहले वाले को मत देखें. दिस
clearly indicates that you did not pay attention to the sentence. That's why you asked me this question. आपके क्वेश्चन जो हैं वही मुझे गाइड कर रहे हैं. मुझे तो नहीं पता चलता, इल्हाम तो नहीं हो रहा कि आप क्या कर रहे हो. आपके क्वेश्चन मुझे बताते हैं कि आपने कितनी उस पर कंसंट्रेशन से देखा है उसको. अच्छा, अब चलें जी, सॉरी, अब आ जाते हैं. व्हेन ए सीरीज इज कंपोज्ड ऑफ वर्ब्स, अब नेक्स्ट स्लाइड. व्हेन ए सीरीज इज कंपोज्ड ऑफ वर्ब्स, डू नॉट मिक्स फॉर्म्स. ये भी देख लें, अब नया तरीका. जब, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपने एक सीरीज बनानी है, वो वर्ब से शुरू हो रही है, तो फिर उसमें वर्ब की फॉर्में भी मिक्स नहीं करनी. अगर एक दफा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगा देनी. फॉर एग्जांपल, मिक्सिंग एन इन्फिनेटिव विद ए जेरेंट, ये ब्रेक्स कर देगा, ये पैरेलल स्ट्रक्चर को खराब कर देगा. ठीक है कि नहीं. मिसाल के तौर पर अगर आपने शुरू में लिखा टू आयरन, वो मैंने मिसाल दी हुई थी, टू आयरन, तो आगे डू वॉशिंग लिखा हुआ था कि नहीं. टू आयरन, उधर डू वॉशिंग था, तो ये दो फॉर्म्स मिक्स हो गई थी. तो मिक्स नहीं करना आपने. ठीक है कि नहीं. तो जब एक वर्ब की फॉर्म शुरू हो रही है तो वर्ब की भी वो एक जैसी फॉर्म रखनी है. अगर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखनी है तो सारी फर्स्ट फॉर्म चलेगी. अगर सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं तो सेकंड फॉर्म चलेगी. थर्ड फॉर्म लग रही है तो थर्ड फॉर्म चलेगी. अगर फोर्थ लगा रहे हैं तो फोर्थ चलेगी. इसी तरह इन्फिनेटिव लगा रहे हैं तो इन्फिनेटिव होगा. इन्फिनेटिव के साथ जेरेंड नहीं आ जाएगा. जो जेरेंड कौन सा, बार बार अगर किसी को कंफ्यूजन है तो जेरेंड वही था, डू वॉशिंग शॉपिंग, राइट. जबकि पहले लिखा था टू आयरन, तो एक जैसे होगा. या तो आयरन है, वॉश है, शॉप है, या तो डू आयरनिंग है, वॉशिंग है, शॉपिंग है. ये तरीका होगा. अब अंदाजा करो कि 10 टाइम्स मैंने ये एग्जांपल दी है. अब देखें, द पार्टिसिपेंट्स, जैसे मैं कोई स्लाइड एक्सप्लेन करता हूं उसके साथ ही एग्जांपल आ जाती है. ये देखें, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए. सुलन, अगर आपको स्लाइड सुनते हुए नहीं समझ आ रही, डोंट वरी, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल आ रही होती है. वेट तो किया करेंगे क्या आगे एग्जांपल आ रही है. द पार्टिसिपेंट्स इन द वर्कशॉप लर्नड हाउ टू. अब ये बच्ची ने पहले सवाल किया था, उसी को मैं दोबारा एड्रेस कर रहा हूं, नाम मुझे भूल गया, राइट. ये दोबारा देख लो. ये नहीं देखना कि जी वर्कशॉप लर्नड आया तो ये क्या आ गया. हाउ से बात शुरू हो रही है. हाउ टू कम्युनिकेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आगे भी नेगोशिएट होना चाहिए. अब वर्किंग आ गया तो इट मीन ये गलत है, ये गलत है. द पार्टिसिपेंट्स इन द वर्कशॉप लर्नड हाउ टू कम्युनिकेट, एक आइडिया. दूसरा आइडिया नेगोशिएट, वो भी फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक चल रहा है. लेकिन नेक्स्ट जैसे ही आया एंड के बाद वर्किंग कोलैबोरेटिवली, तीसरा आइडिया, उसको गलत कर दिया उसने वर्किंग कोलैबोरेटिवली कर लिया, जबकि होना चाहिए था टू वर्क कोलैबोरेटिवली. ये देखो, इसकी कंस्ट्रक्शन ठीक देखो. ये द पार्टिसिपेंट्स in the workshop learn to communicate, negotiate and work collaboratively for the most effective outcome. इसे कहते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन. ठीक हो गया. अब मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि ये दिस इज वन आइडिया, दिस इज अ सेकंड आइडिया, दिस इज अ थर्ड आइडिया. द पार्टिसिपेंट्स इन द वर्कशॉप लर्नड हाउ टू, राइट. अब देखो आइडियाज डिफरेंट है, कम्युनिकेट, नेगोशिएट, वर्क, तीन आइडियाज है ना, लेकिन नेचर में सिमिलर है. क्या नेचर में सिमिलर है? ये लर्निंग थी उनकी, ये नेचर में एक वर्कशॉप में चीजें सीखी उन्होंने. So parallel structure should be used to balance a series of phrases with the same grammatical structure. जो पीछे असूल याद रखे वो यहाँ पे भी याद रखें कि जब पैरेलल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, should be used to balance a series of phrases. जैसे वर्ब के केस में हमने अभी दिखाया था आपको कि ये वर्ब के केस में बताया था कि मिक्स नहीं करना, और उसकी एग्जांपल ये दी थी कि मिक्स हुआ है, और फिर मैंने ये ठीक करके दिखाया. इसी तरह अब फ्रेज की बात आ रही है तो सीरीज ऑफ फ्रेजेस होंगे, उनकी भी कंस्ट्रक्शन एक होनी चाहिए. उसमें भी आपने मिक्स नहीं करना नाउन फ्रेज को वर्ब फ्रेज के साथ. अगर नाउन फ्रेज है तो आगे भी नाउन फ्रेज आएगा, अगर वर्ब फ्रेज है तो आगे भी वर्ब फ्रेज आएगा. ठीक है जी. ये देखें, ये नॉट पैरेलल. इनिशियल ट्रायल्स शो दैट एक्सपोजर टू द केमिकल कॉज्ड मेमोरी प्रॉब्लम्स, इंटरमिटेंट डिजीनेस एंड डेटर्स. ये देखो, ये खराब हो गया, डेटर स्लीप. गौर करो. इनिशियल ट्रायल ने शो किया कि एक्सपोजर टू द केमिकल, के केमिकल्स की तरफ जो एक्सपोजर हुआ है इंसान का, उससे क्या हुआ, कॉज्ड का मसला, नाउन फ्रेज. इंटरमिटेंट डिजीनेस, वक्फे से डिजीनेस आती है. दूसरा भी चक्कर आना, ये भी नाउन है. अब तीसरा जो आ गया ना वो वर्ब आ गया, डेटर्स. डेटर्स स्लीप को रोक देती, डेटर्स रोक देती है, एक्शन आ गया इसमें. इसको ऐसे नहीं होना चाहिए. इसको कैसे होना चाहिए? ये देखो, initial trial showed that exposure to the chemical caused memory problems,
इंटरमिटेंट डिजीनेस एंड इंसोम्निया। ठीक हो गया जी, उसका राइट वर्ड यूज कर लिया, इंसोम्निया। मैं फिर दिखा रहा हूं पीछे, एक सेकंड होल्ड। जी सॉरी, कॉल आ गई थी। अच्छा जी, ये देख लें, मैंने दोबारा दिखा दी है। इनिशियल ट्रायल शोड दैट एक्सपोजर टू द केमिकल कॉज मेमोरी प्रॉब्लम। मेमोरी प्रॉब्लम ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, ये नाउन की शक्ल में। मेमोरी प्रॉब्लम्स यानी यादाश्त का मसला। और इंटरमिटेंट डिजीनेस एंड डेटर्स, डेटर्स आ गया वर्ब, रोकता है, स्लीप को रोकता है। तो जो स्लीप रुक जाती है, स्लीप की प्रॉब्लम है, उसको हम क्या कहते हैं? इंसोम्निया। सर आपको आवाज आ रही है? जी सर अगर एक स्टूडेंट है जिससे डिटर्ड स्लीप का मतलब नहीं आ रहा या उसे एक वन वर्ड नहीं आ रहा, तो ही कैन राइट स्लीपलेसनेस। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। एंड वन एक और क्वेश्चन है, जो भी उसका रिलेटिव वर्ड होता है ना, वो लिख सकते हैं, मतलब उसी फॉर्म में आने चाहिए। ठीक है, यही तो मैं बता रहा हूँ। असल में देखें, असूल कितना सिंपल है कि जो नाउन शक्ल पीछे चल रही है, फिर नाउन की शक्ल चलेगी। अगर वर्ब की शक्ल चल रही है, वर्ब की शक्ल चलेगी। नाउन फ्रेज की शक्ल चल रही है, नाउन फ्रेज। दिस इज वेरी सिंपल। अब नाउ व्हेन दे आस्क मी कि क्या ये लगा सकते हैं, दे शुड आल्सो सेंस देमसेल्फ कि ये क्या नाउन है। अगर वो नाउन है तो लगाएं, और अगर उसका मीनिंग वही है तो लगा दें। टू मी आई थिंक दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। बेसिकली उसको खुद पता होना चाहिए। मैं असूल पे चले ना, वो जब बच्चे असूल पे चलेंगे वो उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। अब बच्चे कहां पे चल रहे हैं? वो असूल पे नहीं चल रहे, वो छोटे छोटे वर्ड्स के पीछे फंस गए हैं। जी ये वर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा। दे शुड सी कि क्या ये वर्ड नाउन है, नंबर वन। नंबर टू, क्या ये वही मीनिंग दे रहा है? अगर वही मीनिंग दे रहा है, चूज दैट वर्ड। ठीक है जी। और सर एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर एक सेंटेंस बहुत लंबा है कि हम मेन आइडिया जो है वो पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कॉमा के साथ जो है सेपरेट हुए हुए वर्ड्स उन पे रिलाई कर सकते हैं? जी वर्ड को आपने बेसिकली होता ये है कि जब भी लेंथी सेंटेंस हो उसको खुद डाइसेक्शन करते हैं। नंबर वन, खुद करते हैं डाइसेक्शन। इसलिए कहा था कि मैंने पीछे एक स्लाइड में बताया था कि आपने हर एलिमेंट को अंडरलाइन करना है। गौर करें मेरी पिछली स्लाइड पे। दूसरी बात, कॉमर्स के साथ जब सेपरेट होते हैं तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग पार्ट्स ऑलरेडी हुए हुए हैं। आप उनको गौर से देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये देखें ना, एज विद सीरीज ऑफ वर्ब्स, ए सीरीज ऑफ वर्ब्स फ्रेजेस शुड यूज पैरेलल फॉर्म्स। Do not mix phrases based on an infinitive with phrases based on ing verbs. जो बात मैं पीछे कर रहा हूं सिर्फ उसको एक्सपैंड कर रहा हूं, एग्जैजुरेट कर रहा हूं। बात एक ही है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं इधर। असूल पे चलें। असूल ये है वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, राइट। अब वर्ड्स किस शक्ल में होते हैं? या तो नाउन की शक्ल में होंगे, या वर्ब की शक्ल में होंगे, या एडजेक्टिव की शक्ल में होंगे। ठीक है जी, या एडवर्ब की शक्ल में होंगे, राइट। यही वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स होते हैं, ये सिंगल सिंगल होते हैं वर्ड्स। मैंने एक असूल बता दिया कि भाई जब भी एक सेंटेंस के अंदर सीरीज ऑफ वर्ड्स आ रही है तो उसका ध्यान रखो। अगर नाउन है तो नाउन की शक्ल हो, सारे फिर नाउन की शक्ल में चले। अगर वर्ब की शक्ल में है तो सारे वर्ब की शक्ल में चले। ये ना हो कि वर्ब के अंदर बीच में एक नाउन आ जाए, या नाउन के अंदर एक वर्ब आ जाए। कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। नाउन है तो नाउन की शक्ल में चलेगी, वर्ब है तो वर्ब की शक्ल में चलेगी, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की शक्ल में चलेगी। वो ध्यान रखें उन चीजों का, सीरीज का। यही बात फ्रेजेस पे आ गई। फ्रेज क्या होता है? 2 या 3 वर्ड्स का मजमूआ। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 वर्ड्स। असूल तो वही रहेगा। क्लॉजेस क्या होता है? ए कंप्लीट सेंटेंस। असूल वही रहेगा। असूल सबके पीछे एक है। असूल सबके पीछे एक है। यहां पे अल्फाज थे, यहां पर एग्जैजरेट होकर फ्रेज बन गए, यहां पे और एग्जैजरेट हो गए, एक्सपैंड करके क्लॉज बन गई। असूल एक ही है कि भाई जब भी आप 2 या 3 से ज्यादा आइडियाज को इकट्ठा करें जो नेचर में सिमिलर हों, उनकी कंस्ट्रक्शन का ख्याल रखें।
दैट्स इट। अब यही बात मैं फ्रेज की फॉर्म में बता रहा हूं। पहले मैंने नाउन फ्रेज बताया है, अब फर्क क्या होगा, मैं वर्ब फ्रेज बता रहा हूँ। राइट, सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि ये तवज्जो से सुनने, इनको समझ आ जाएगी। As with series of verbs, a series of verb phrases should use parallel forms. जब verb की सीरीज आएगी, verb की parallel forms होनी चाहिए, उसको मिक्स नहीं करना infinitive के साथ। अब इसको नहीं समझ आया, देख लो, ये देखो, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल जब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको नहीं समझ आता, नो प्रॉब्लम, साथ ही एग्जाम्पल आ जाएगी। ये देखें, हर मेन ड्यूटीज वर, अब ये देखो बताने जा रहा हूं, मेन ड्यूटीज बताने जा रहा हूं। नंबर 1 ड्यूटी क्या है, आंसरिंग फोन कॉल, फाइलिंग रिकॉर्ड्स। अब देखा ना, आंसरिंग फोन कॉल्स, फाइलिंग रिकॉर्ड्स, आ गया ना। आगे क्या है, टू कंडक्ट। गलत हो गया कि नहीं हो गया, खुद सेंस करें। असूल अगर याद है तो आपको फौरन पता चलेगा, यार यहाँ पर आंसरिंग फोन लिखा हुआ है, यहाँ फाइलिंग रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे टू कंडक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये गलत है। तो कैसे होगा ये, हर मेन ड्यूटीज वर आंसरिंग फोन कॉल्स, फाइलिंग रिकॉर्ड्स एंड कंडक्टिंग विजिटर सर्विस। दैट्स इट। यानी पीछे नाउन फ्रेज चल रहा था, ये देखो, आंसरिंग फोन वर्ब फ्रेज, फाइलिंग रिकॉर्ड्स वर्ब फ्रेज। फ्रेज किसे कहते हैं, दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को। अब हम इसे वर्ब फ्रेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आंसरिंग वर्ब है, फाइलिंग वर्ब है, एक्शन है, और यहां पर आगे आ गया इन्फिनेटिव आ गया, टू कंडक्ट, तो गलत हो गया। इसका मतलब हमें कंडक्टिंग लगाना चाहिए, कंडक्टिंग विजिटर सर्विस। ये देखें, ठीक हो गया। सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, अगर फोकस किया जाए तो बिल्कुल समझ आता है। मैं दोबारा वापस जा रहा हूं। अब मैं नाउन फ्रेज से पहले इससे पहले, सॉरी, ये नाउन फ्रेज था, ये नाउन फ्रेज था। नाउन फ्रेज में ये वर्ब घुस गया था, डेटर्स, वो वर्ब फ्रेज बताया ना, ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज के अंदर वर्ब आ गया, तो मैंने इसको ठीक किया, इंस्टो में नहीं है। अब ये देखें, ये वर्ब फ्रेज की एग्जांपल दे दी है। अब आ जाएगी क्लॉज। अब यही चीज क्लॉज के ऊपर आएगी, सॉरी, ये क्लॉज के लिए आएगा। द रिपोर्ट कार्ड स्टेटेड, देखिए गौर से पढ़ें, सेंटेंस को स्लो पढ़ें, समझ आएगा। The report card stated that the student often talked in class. अब ये देखते जाएं, यहां से शुरू हो गया सेंटेंस, that the students often talked in class, that he bullied other students and rarely finished. ये देखें, the students often talked in class, that the student often class, that he bullied other students and rarely finished his homework. ये देखें, the report card stated that the student often talked in class, that he bullied other students, and that he rarely finished his homework. या तो ये तरीका है पैरेलल कंस्ट्रक्शन का, या दूसरा क्या है, the report card stated that the student often talked in class, bullied other students, and rarely finished his work. दोनों तरीकों से इसको ठीक कर सकते हैं। फिर दोबारा देखें, पहले जाते हैं हम सेंटेंस की तरफ। ये देखें, यहां पर हो गया ना, the students often talked in class, राइट, ठीक हो गया। और अगले सेंटेंस में उसने स्टूडेंट की जगह प्रोनाउन यूज कर लिया, ही बुलिड अदर स्टूडेंट्स, लेकिन आखिरी में उसने कहीं प्रोनाउन नहीं यूज किया, कहीं नहीं यूज किया, गलत हो गया। जब उसने स्टार्ट किया था दैट द स्टूडेंट ऑफ्टन टॉक्ड इन क्लास एंड दैट ही बुलिड, बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही आखिरी में आया एंड रेयरली फिनिश्ड, यहां पर वो नहीं लगाया, ये कंस्ट्रक्शन खराब हो गई। अब हम इसको ठीक करेंगे दो तरीके से। द रिपोर्ट कार्ड स्टेटेड दैट द स्टूडेंट ऑफ्टन टॉक्ड इन क्लास, that he bullied other students, and that he rarely finished his homework. तीनों दफा that लगा के प्रोनाउन ही लगाएंगे। अगर नहीं तीनों दफा that लगाना, तीनों दफा प्रोनाउन नहीं लगाना, तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट एक्शन से शुरू करें। The report card stated that the student often talked in class, comma, bullied other students, comma, and rarely finished, तब भी ठीक हो जाएगा। यानी या तो बीच पे से वो that सबका हटा दे, एक जैसा लिखे, सबका एक जैसा करें, या सबके साथ that लगाएं और ही लगाएं, या सबके अंदर से दैट हटा दे, ही हटा दे, एक्शन से बात करते रहे। दोनों तरीकों से हम इसे एक रिदमिक सेंटेंस बनाएंगे। दिस इज व्हाट इट मींस। आई होप कि अब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे लिखा जा सकता है, वैसे लिखा जा सकता है। असूल एक है कि सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन शुड बी पैरेलल, इट शुड नॉट लुक ऑकवर्ड, एंड यू शुड सेंस कि कहां पे ऑकवर्डनेस नजर आ रही है। और वो कैसे आपको सेंस कर पाएंगे, जब आप उसको स्लो पढ़ेंगे सेंटेंस को। मैंने आपके सामने यहां पर अभी स्लो पढ़ा था, द रिपोर्ट कार्ड स्टेटेड दैट द स्टूडेंट ऑफ्टन टॉक्ड इन क्लास, दैट ही बुलिड अदर स्टूडेंट्स, लेकिन इधर आके
गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना दैट लिखा हुआ है ना प्रोनाउन ही लिखा हुआ है। अब या तो सारी कंस्ट्रक्शन इस तरह की बना दें, या सारी कंस्ट्रक्शन ये दैट, दी स्टूडेंट, दैट ही वाली बना दें। जब बस आपने पैरेलल बनानी है। ये देखें, अब दोनों तरीके से मैंने आपको बना के दिखाई है। The report card stated that the student often talked in class, that he bullied other students, that he rarely finished his homework. Yeah, the report card stated that the students often talked in class, bullied other students, and rarely finished his work. That's the simple way. अब आ जाते हैं आगे। A list that follows a colon, जब कॉलन के बाद एक लिस्ट शुरू होनी हो, उसको भी पैरेलल एलिमेंट्स में लिखें। मिसाल के तौर पर ये देखें, mainstream economists have attributed the recession to several key causes. अब causes बताने जा रहे हैं हम, क्योंकि अब सीरीज शुरू होने लगी है ना। causes, several key causes, अब हम causes बताने जा रहे हैं। कॉलम लगा हुआ है, deregulation policies। ये देखते जाओ, गौर करना कहां पे आपको एक इम्बैलेंस महसूस होगा। deregulation policies, spike in interest rates, manufacturing order declining, and the emergence of asset। देख लिया, deregulation policies, spike in interest rates। आगे देखो क्या होना शुरू हो गया, manufacturing orders declining, and the emergence of। देखा, ये कंस्ट्रक्शन खराब होगी। अब ये देखो, mainstream economists have attributed the recession to several key causes: the enactment of deregulation policies, the spike in interest rates, the decline in manufacturing orders, and the emergence of asset bubbles। देखा, गौर करो, फिर दोबारा से देखो पीछे। Mainstream economists have attributed the recession to several key causes: deregulation policies, spike in interest rates। देखते जाओ, सब के सब गलत है। deregulation policies, spike in interest rates, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग जेरेंट की फॉर्म में आ गया, ऑर्डर्स डिक्लाइनिंग, एंड द इमर्जेंस। तो ये जो दी इमर्जेंस के साथ शुरू किया था, द इमर्जेंस ऑफ एसेट, ये इज द फाइन, इसको हम लगाएंगे। द इनैक्टमेंट ऑफ रेगुलेशन पॉलिसीज, द स्पाइक इन इंटरेस्ट रेट्स, द डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स, एंड द इमर्जेंस ऑफ एसेट बबल्स। सो कहीं से भी उठा के जिसके मुताबिक आप सारों को ला सकते हैं, जिसकी पैरेलल कंस्ट्रक्शन बनती है उससे आप बनाएंगे। ये नहीं होगा कि पहले वाले को फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है डी रेगुलेशन पॉलिसीज। अगर आपको आगे चल के इन वर्ड्स के लिए कोई वर्ड्स नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे, आपने वो वर्ड उठाना जिसके पैरेलल वर्ड्स आपके पास मौजूद हो। द इमर्जेंस ऑफ एसेट किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, द इनैक्टमेंट, ठीक है ना। द स्पाइक, ये नाउन है, द स्पाइक, द इनैक्टमेंट, द इमर्जेंस, ठीक है, वो यूज किया जा सकता है। देखें, द इनैक्टमेंट, द स्पाइक, द डिक्लाइन, द इमर्जेंस, सब के सब आर्टिकल दी के साथ नाउन आ रहे हैं। अब मैं आगे चल रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इतना गौर से अगर देख रहे हैं और एक ही स्लाइड को मैंने 2 से 3 दफा रिपीट किया तो समझ आ गया होगा। इफ यू आर रियली फोकस्ड ऑन वन पर्टिकुलर स्लाइड and you are trying to sense rather than you are trying to answer or creating an answer, if you really are focused on one particular slide and you are listening to me based on the principle that I have elaborated in the beginning of the class, and you are 100% focused, not thinking and questioning or permitting your previous knowledge to interfere, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट हैव एट्रीब्यूटेड द रिसेशन टू सेवरल की कॉजेज: डीरेगुलेशन पॉलिसीज, हाई इंटरेस्ट रेट्स, लो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स एंड एसेट बबल्स। ये देखो, उसी को मैंने इस तरीके से भी लिख दिया। डीरेगुलेशन पॉलिसीज लिख दो, हाई इंटरेस्ट रेट्स लिख दो, लो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स लिख दो, एंड एसेट बबल्स लिख दो। यानी दोनों तरीकों से आप लिख सकते हो, आपने पैरेलल करना है बस उसको। ये जो बेतुकापन था ये वाला, डीरेगुलेशन पॉलिसीज में था, इधर स्पाइक आ गया था, या इसको खत्म कर दो, लो इंटरेस्ट रेट कर दो, मैन्युफैक्चरिंग आ गया था, देखो ये भी। तो क्लमजी नहीं होना चाहिए आपको, जहां महसूस हो क्लमजी हो गया है, बेढंगा सा हो गया है, वहां पर आपने किसी एक तरीके से चलना है। तो इसके लिए एक तरीका ये हो गया, द लगा के, द इनैक्टमेंट, द स्पाइक, या दूसरा तरीका ये, डीरेगुलेशन पॉलिसीज, हाई इंटरेस्ट रेट्स, लो मैन्युफैक्चरिंग, सब के सब नाउन फ्रेजेस की फॉर्म में चल रहे हैं, सब के सब। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। मैं आगे चल रहा हूं क्योंकि मैंने अब ये 4 दफा ये भी स्लाइड दिखा दिया है।
use parallel construction when a sentence contains a pair of connected ideas. फिर सुन लें, use parallel construction when a sentence contains a pair of connected ideas. Pair of connected ideas. Pair की बात करें, series की बात नहीं कर रहे, pair की बात कर रहे. It's not about series. It's about pair of connected ideas. Pairs can be connected by coordinating conjunction. इनको coordinating conjunction कहते हैं. Fan boys. F for, A and, N nor, B boy, O or, Y yet, and S stands for so. इनको फैन बॉयज कहते हैं. और ये कब यूज होते हैं? जब दो हमने आइडियाज को कनेक्ट करना है, पेयर्स को. ये देखें, शी प्लान टू कलेक्ट डाटा. ये देखते जनाब, शी प्लान टू कलेक्ट डाटा बाय आइदर यूजिंग एन ऑनलाइन सर्वे और फोन इंटरव्यू. यहां पे गलत हो गया. देखो, यूजिंग, आइदर बाय यूजिंग, तो आगे वर्ब है ना, तो फिर या तो आगे वर्ब आएगा, या फिर अगर इसकी शक्ल में लिखना है, फोन इंटरव्यू इसकी शक्ल में लिखना है, तो फिर पीछे भी ऑनलाइन स्कोर करें. ये देखें, दोनों तरीके से लिखा हुआ है. शी प्लान टू कलेक्ट डाटा बाय आइदर यूजिंग एन ऑनलाइन सर्वे और कंडक्टिंग फोन इंटरव्यूज. या तो ये वाली कंस्ट्रक्शन यूज कर लें या ये वाली कंस्ट्रक्शन यूज कर लें. ये देखें, she planned to collect data through either online surveys or phone interviews. So it is up to you. You have to decide कि जो क्लम्जीपन है उसके अंदर, उसको खत्म करना है. जो अनयूजुअल चीज नजर आ रही है उसको तोड़ें. वो आपके सेंटेंस के रिदम को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही है. आपने सेंस करना है कि कौन से वर्ड्स की फॉर्म में, या वर्ड्स या फ्रेजेज या जो भी क्लॉज है, उसमें से कौन सी चीज को उठा सकते हैं आप, और किसके साथ आप लिख सकते हैं. आपके पास उसका अल्टरनेटिव मौजूद है. सो यूजिंग एन ऑनलाइन सर्वे, फोन इंटरव्यू गलत हो जाएगा. या तो कहें यूजिंग एन ऑनलाइन सर्वे एंड कंडक्टिंग फोन इंटरव्यूज. जहां यूजिंग आ रहा है वहां कंडक्टिंग आएगा. नहीं, अगर आपने फोन इंटरव्यूज की फॉर्म में लिखना है तो आप लिखें ऑनलाइन सर्विस फोन इंटरव्यूज. फिर उससे पहले कोई वर्ब ना लगाएं, जेरंड ना लगाएं कोई भी. दैट इज द वे. नेक्स्ट, use parallel structure when a pair of ideas are linked by correlative conjunctions. ये होते हैं जी correlative conjunction. वो सारी जो मैंने, अगर आप याद करें, जो मैंने स्लाइड्स दिखाई थी शुरू में, ये इसके मुताबिक मैं ये चल रहा हूं सारा. अब मैं correlative conjunctions पे आ गया हूं. राइट, ये सारी चीजें मैं दिखा रहा था. Use parallel structure when a pair of ideas are linked by correlative conjunction, such as not only, but also, either, or, and neither nor. इनको हम correlative conjunction कहते हैं. correlated का मतलब क्या होता है? हमेशा अगर कोई लफ्ज ना समझ आए तो उसकी दो तरीके होते हैं बेटे. एक होता है कि उसकी एग्जाम्पल पहले पढ़ो, अगर डेफिनेशंस की तरफ मत जाओ. ग्रामर की या जो भी टेक्निकल चीजें हो ना, कभी भी किसी टेक्निकल चीज की फॉरन डेफिनेशन पे ना जाओ. उसका बेस्ट तरीका होता है कि आप उसकी एग्जांपल्स की तरफ जाओ. ठीक है जी. और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर एग्जांपल्स भी मौजूद हैं तो आप उन वर्ड्स को ब्रेक कर लो. जैसे कोरिलेटिव कंजक्शन है ना, तो आप पहले कंजक्शन को अलग करो. कंजक्शन होते हैं दो को जोड़ने के लिए. ठीक हो गया जी. अब कोरिलेटिव का मतलब आपस में रिलेट करें, कोरिलेट कर रहे हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो इकट्ठे ही आएंगे, जब भी आएंगे, कभी नहीं अकेले अकेले आएंगे. आइदर और इकट्ठे ही आएंगे, नाइदर नॉर इकट्ठे आएंगे. इनको कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं. यानी दो आइडियाज को मिला रहे होते हैं, दो चीजों को मिला रहे होते हैं. अब ये देखें, his paper argues that the distinctive divergence in the two artists' style was not only shaped by their mutual rivalry but also because of, ये देखें, idiosyncratic tastes of patrons. ये देखें, यहां पर गलत हो गया. not only shaped, verb है ना, not only shaped, shaped लिखा हुआ ना, यहां पर because of लगा दिया, ये गलत हो गया. यहाँ पे शेप्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे बिकॉज ऑफ. अब या तो आप बिकॉज ऑफ वाली को ऊपर उठा के कर लें, जैसे बना लें, या शेप्ड वाली कंस्ट्रक्शन नीचे लें. यानी दोनों में से किसी एक को फॉलो करो. या शेप्ड वाली कंस्ट्रक्शन को फॉलो करो या बिकॉज ऑफ वाली को फॉलो करो, जिसको आसानी से फॉलो कर सकते हो. ये देखो, his paper argues that the distinctive divergence in the two artists' style was shaped not only by their mutual rivalry but also by, देखा, not only by but also by. या तो शेप्ड वाली को उठा लो या इसको उठा लो. ये देखो, पीछे देखो दोबारा से, बिकॉज ऑफ द, ये देखो, नॉट ओनली शेप्ड बाय देयर, गलत हो गया, बाय देयर म्यूचुअल रिवलरी, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ. तो हमने उसको उठाया, शेप को. वॉज शेप्ड नॉट ओनली बाय देयर म्यूचुअल रिवलरी
but also by the idiosyncratic taste, क्योंकि ये नाउन फ्रेज यूज हो रहा है, by their mutual rivalry, by the idiosyncratic taste of patrons. फिर देख ले दोबारा से, ये देखो ना, shaped by their था, तो was not shaped only by their mutual but also by the idiosyncratic. एक जैसा स्ट्रक्चर आएगा, ना कि बिकॉज ऑफ आएगा, by the idiosyncratic taste of patrons. This is called parallel construction. आई थिंक इतनी एग्जाम्पल्स चलती जा रही हैं, अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाँ ये कौन सी स्मूथ लग रही है और कौन सी स्मूथ नहीं लग रही है. नेक्स्ट, द सेम रूल अप्लाइज टू पेयर्स कनेक्टेड बाय वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन. कौन कौन से? ओवर, देन और एज. ओवर, देन और एज, क्योंकि इनके अंदर भी पेयर ही कंपैरिजन हो रहा होता है. तीन सीरीज नहीं कंपेयर जो है वो चल रही होती है, इसमें भी पेयर्स होते हैं. He prefers movie nights at home over going to loud house parties. ये देखें, प्रेफर मूवी लफ्ज था ना, मूवी, यहां पर गोइंग टू आ गया. यहां पे मूवी नाइट्स था, नाउन की शक्ल में आ रहा है, यहां पर गोइंग टू यूज हो रहा है, ओवर गोइंग टू. गलत, इधर मूवी नाइट्स कह रहा है, नाउन की फॉर्म में प्रेफर्स मूवी नाइट्स. ठीक है जी, ओवर गोइंग टू लगा दिया, खामखा लगा दिया गोइंग टू. आप सिंपल करें, ही प्रेफर्स मूवी नाइट्स एट होम ओवर लाउड हाउस पार्टीज. मूवी नाइट्स ओवर लाउड हाउस, ये भी नाउन की फॉर्म में, ये भी नाउन की फॉर्म में, दोनों नाउन की फॉर्म में आ रहे हैं. तो ओवर से हम इनको कंपेयर कर रहे हैं ना, आइडियाज को कनेक्ट कर रहे हैं. तो मूवी नाइट्स ओवर लाउड हाउस, बजाय इसके कि गोइंग टू लगा दे बीच में, वर्ब नहीं लगाना, कंस्ट्रक्शन खराब हो गई. अब अगर किसी के जहन में आ रहा होगा कि गोइंग टू लिखा है तो जी वो मूवी नाइट के लिए गोइंग वाली कंस्ट्रक्शन पहले लगाई जाती है, बिल्कुल वो भी लगाई जाती है. ही प्रेफर स्टेइंग एट होम फॉर मूवी नाइट्स ओवर गोइंग टू लाउड हाउस पार्टीज. ऐसे भी हो सकता है, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है. नाउन की फॉर्म में आसान है, सेंटेंस शॉर्ट है, नाउन की फॉर्म में लिखते हैं. अब आ जाते हैं जी, ये हमारी पैरेलल कंस्ट्रक्शन की सारी एग्जांपल्स खत्म हो गई हैं, और नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स प्रोनाउन रेफरेंस एग्रीमेंट की तरफ जा रहा हूं मैं. ठीक है जी, ये सारी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई हैं. बेटे, मैंने कुछ लोगों के सवाल पढ़े हैं, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि दे नीड टू वर्क ऑन देयर ग्रामर. नाम लिए बगैर मैं बच्चों के बता रहा हूँ. एक बच्चे ने सवाल किया जी, फ्रेंडली एडवर्ब है और बाकी नाउन है ऑर्गेनाइज, मेटिकुलस, पंक्चुअल, तो आई थिंक दे शुड गो एंड कंसिडर कि नाउन किस तरह से यूज हो रहा है और वर्ब एडवर्ब कैसे यूज हो रहा है. इनको जाके दोबारा डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ पढ़नी चाहिए, इनको पता चल जाएगा. ठीक है कि नहीं, कि वो कैसे नाउन है और कैसे एडवर्ब है, ये डिफरेंस उनको समझ आ जाएगा. उसके बाद किसी बच्चे ने कहा लाउड इज एडजेक्टिव, इज इट पॉसिबल, एंड देन अगेन दे हैव टू सी कि ये किस तरह से यूज हो रहा है. लाउड हाउस इकट्ठा यूज हो रहा है बेटे, लाउड हाउस एडजेक्टिव नहीं, अकेला यूज नहीं हो रहा है एडजेक्टिव. मूवी नाइट्स, लाउड हाउस, ये दो वर्ड्स मिला के पढ़े. ठीक है ना. तो प्लीज आप लोगों को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे. आपके कॉम्पोजिशन का पेपर बाय द वे खत्म हो चुका हुआ है, और अगर स्टिल आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान दें. ठीक है. टू के साथ नाउन जब लगता है, वर्ब लगता है, तो वो नाउन बन जाता है, वर्ब होगा, वो इन्फिनेटिव होता है. मैंने सवाल देख लिए अभी आपके, एंड रियली आई एम नाउन के साथ नाउन के साथ आएगा, वर्ब के साथ आएगा, फ्रेज के साथ आएगा. नाउन फ्रेज होगा तो नाउन फ्रेज आएगा, नाउन वर्ब फ्रेज होगा तो वर्ब फ्रेज होगा. दैट इज वेरी सिंपल. आई एम हेडिंग, मैंने तो ऐसे ही खोल लिया था यार.
आप लोग बेटे पहले लेक्चर लेके ना इसको घर जाके पढ़ो पहले, एंड देन यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चल रहा हूं। दिस इज क्लियर? हाँ जी जी। अब आ रहे हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन रेफरेंस एग्रीमेंट का। दिस इज द नेक्स्ट वन। प्रोनाउन एग्रीमेंट, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, इसी तरह से प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट होता है, उसको हम प्रोनाउन रेफरेंस एरर कहते हैं। यानी प्रोनाउन रेफरेंस एरर का मतलब ये है कि वो जो प्रोनाउन यूज हो रहा होता है उस सेंटेंस के अंदर, उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होती कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर अभी इसमें एग्जांपल आ जाएंगे, आई थिंक इधर मैं अलग से एग्जांपल ही देता। The antecedent of a pronoun is the noun, गौर से सुने पहले, the antecedent of a pronoun is a noun that it refers back to। ठीक है कि नहीं? जो एंटीसीडेंट होगा प्रोनाउन के बाद आएगा, वो ऐसा नाउन होगा जो रेफर करेगा उस प्रोनाउन के बारे में। ठीक है जी। तो ये जो एंटीसीडेंट होते हैं ये कब होते हैं यूज? इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बिफोर द प्रोनाउन, उस प्रोनाउन से पहले कोई एंटीसीडेंट लगा होगा। मैं पहले एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये देखें, यहां पर पहले एग्जांपल देखें। After the interview and the written test were complete, it was checked for incomplete answers. Now ये जो it लगा है, ये इंटरव्यू को रेफर कर रहा है या ये टेस्ट को रेफर कर रहा है, या बोथ को? दिस इज नॉट क्लियर। इसको कहते हैं प्रोनाउन। एग्जांपल से देखें, डेफिनेशन को छोड़ दें, ये मैंने डेफिनेशन जो दिखाई थी पहले इसको छोड़ें, इस एग्जांपल को देखें। दिस इज अ प्रोनाउन, यहां पे बात हो रही है आफ्टर द इंटरव्यू एंड द रिटन टेस्ट। दो तरह के टेस्ट की बात हो रही है ना, इंटरव्यू की बात हो रही है और रिटन टेस्ट वर कंप्लीट, जब कंप्लीट हुए। इट वाज चेक्ड फॉर इनकम्प्लीट आंसर। अब किसको चेक किया गया? क्या इंटरव्यू को चेक किया गया था, उसको रिकॉर्डिंग को चेक किया गया था, या ये रिटन टेस्ट को देखा गया तो उसके इनकम्प्लीट आंसर थे, या दोनों की बात हो रही है? इट इज नॉट क्लियर। इसको कहते हैं प्रोनाउन रेफरेंस एरर। ठीक है जी। तो मैं ऊपर पढ़ रहा हूं, व्हेन यू यूज एनी टाइप ऑफ प्रोनाउन, it is important to ensure that the antecedent is clear and unambiguous। यानी वो क्लियर होना चाहिए, उसको कैटेगोरिकली बताना चाहिए वो किसकी बात कर रहा है। इफ देयर इज एनी एम्बिग्विटी, यूज द नाउन इंस्टेड। तो उसकी जगह फिर आप नाउन यूज कर लो, सिंपल सा हाल है। अगर आपको प्रोनाउन की वजह से कंफ्यूजन हो रही है, या तो वो प्रोनाउन सही लगाओ या उसकी जगह नाउन यूज करो। तो यहां पर ये गलती है। अब इसको करेक्ट कैसे किया गया? आफ्टर द इंटरव्यू एंड द रिटन टेस्ट वर कंप्लीट, द टेस्ट वाज चेक्ड। द टेस्ट वाज चेक्ड, अब पता चल गया टेस्ट रिटन टेस्ट था। फॉर इनकम्प्लीट आंसर, द टेस्ट वाज, द टेस्ट आफ्टर द इंटरव्यू एंड द रिटन टेस्ट वर कंप्लीट, द टेस्ट वाज चेक्ड। अब आप ये ना कहना सर ये टेस्ट, इंटरव्यू भी तो टेस्ट था। इंटरव्यू के साथ टेस्ट का लफ्ज नहीं लगा हुआ। इंटरव्यू को आप जस्ट एक इंटरव्यू लेंगे। आफ्टर द इंटरव्यू एंड द रिटन टेस्ट, रिटन के साथ एम्फसाइज किया गया टेस्ट लगा के, तो रिटन टेस्ट वर कंप्लीट, द टेस्ट वाज चेक्ड फॉर इनकम्प्लीट आंसर्स। ठीक है जी। तो इनकम्प्लीट आंसर्स के लिए हमने टेस्ट लगा दिया। अब मैं पीछे चलता हूं। सो प्रोनाउंस मस्ट एग्री इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन विद देयर एंटीसीडेंट। जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे उनको एग्री किससे करना चाहिए, उनकी करेक्शन कैसे होगी? सॉरी, इन नंबर, जेंडर, यानी जो भी प्रोनाउन होंगे वो जितने भी पीछे प्रोनाउन उनमें नंबर के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए। अगर जेंडर है तो जेंडर के हिसाब से होना चाहिए, नहीं अगर पीछे मर्द है तो आगे भी मर्द का ही प्रोनाउन आएगा, अगर फीमेल है तो फीमेल प्रोनाउन आएगा, या पर्सन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है जी। इसकी और देखें। Neither of my classmates are taking the trip this summer. Neither of my classmates are taking. ये प्रोनाउन के साथ करेक्शन वर्ब एग्रीमेंट नहीं आ रहा। नाउन नाइदर, नाइदर एक है, और आर, ये जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में थे ना, बिल्कुल वैसे ही आर आ रहा है, ये जो इसके साथ मैच नहीं कर रहा। Neither of my classmate is taking the trip this summer। अब ये नीचे मैंने इलस्ट्रेशन नीचे साथ साथ लिखी हुई है ताकि आपको
जुबानी समझाने के बजाय कुछ की मैंने इलस्ट्रेशन नीचे लिखी है. इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए प्रोनाउन, गौर से सुने, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन नीड्स टू एग्री नंबर विद द वर्ब. ठीक है जी. अगर वो जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में वो प्रोनाउन है तो उस प्रोनाउन को एग्री करना चाहिए वर्ब के साथ. इन द सेंटेंस अबव क्या है, ये जो नाइदर है ये हमेशा सिंगुलर आता है, तो इसको आगे सिंगुलर फॉर्म के साथ आना चाहिए, राइट? क्योंकि यहां पर नाइदर एज ए प्रोनाउन बिहेव कर रहा है, प्रोनाउन बिहेव कर रहा है, या एज ए सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है. इट इज ऑल्सो सिमिलर टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली फॉर्म. लेकिन चूंकि हम यहां पर प्रोनाउन कह के डिस्कस कर रहे हैं, प्रोनाउन का टॉपिक डिस्कस करें, इसलिए हम यहां पर एज ए प्रोनाउन इसकी बात कर रहे हैं. हम यहां पे एज ए सब्जेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, सेम चीज, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन कैटेगरी, जो अंडरलाइन जो हमारी हेडिंग है वो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के हवाले से बात करें तो उस वक्त आपने इसको सिंगुलर लेना है. ये भी इसी तरह से प्रोनाउन ही है. एवरीबॉडी हैज बीन ब्रिंगिंग इन देयर ओन लंच लेटली. ये देखें, इन देयर, एवरीबॉडी, इसके साथ इन देयर मैच नहीं कर रहा. इन देयर, एवरीबॉडी, इन देयर. Everybody has been bringing in his or her own lunch lately. ठीक है. एवरीबॉडी के साथ देयर मैच नहीं करता, ये प्रोनाउन मैच नहीं कर रहा था, ये प्रोनाउन, राइट? ये मैच नहीं कर रहा प्रोनाउन, इस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, नहीं कर रहा. इसके लिए क्या आना चाहिए, एवरीबॉडी हैज बीन ब्रिंगिंग इन हिज और हर, तो एवरीबॉडी आ जाएगा. So pronoun should also agree with the antecedent in number, gender and person. So indefinite pronoun everybody is always similar, और pronoun there जो है वो back to it, लेकिन ये गलत है ना, इसलिए everybody needs to be in singular form. तो corrected form जो होगी वो ये होगी, everybody has been bringing in his or her own lunch lately. यानी जो भी आगे pronoun लगाएंगे उसको अपने पिछले noun को सही तरीके से identify करना, बताना चाहिए कि उसके साथ वो मैच कर रहा है. It should be similar to this. Some indefinite pronouns are always similar. अब ये जो pronouns हैं ये singular ही होंगे हमेशा. ये गौर कर लें. Anybody, everybody, anyone, everyone, anything, everything, another, each, ये सब के सब जो होंगे ये हमेशा singular होंगे. इनको आपने plural नहीं करना. ये देखें, neither of the best players in the last game was injured. ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. नाइदर ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, नाइदर एक है. एनी वन ऑफ द गेस्ट्स इज वेलकम टू पार्टिसिपेट इन द रेफरल. एवरीवन हैज कास्ट हिज और हर वोट. ये देखो पीछे जैसे ही एवरीवन आया आगे हिज और हर आ गया, कभी भी देयर नहीं लगाना आपने. हिज और हर. सिमिलरली इनके साथ प्लूरल होगा. बोथ, फ्यू, सेवरल, मैनी के साथ. फ्यू ऑफ द डेज दिस स्प्रिंग हैव बीन, फ्यू ऑफ द डेज इसको प्लूरल कंसीडर करेंगे, हैव बीन अबव 50 डिग्रीज. सेवरल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, शेयर्ड देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. ठीक है. ये बिल्कुल अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जिम्मे में लेके आए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे हम प्रोनाउन डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर वो प्रोनाउन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं. फ्यू ऑफ द डेज, सेवरल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये प्रोनाउन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं. इसी तरह से कुछ होंगे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ नाउन दे रेफर टू. यानी ये डिपेंड करता है कि वो आगे कौन सा नाउन आएगा. ऑल, एनी, मोस्ट, नन, सम, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं. यानी नन ऑफ द फूड सिंगुलरिटी को शो कर रहा है तो फूड के साथ हैज बीन आ जाएगा. नन ऑफ द फूड हैज बीन लेफ्ट आफ्टर द. None of the players, players itself plural है तो have quite. None of the players have quit the team after difficult seasons. अब आ जाते हैं जी रिलेटिव प्रोनाउन. क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन is a pronoun that refers to a noun preceding it in the sentence. फिर मैं बोल रहा हूं क्या होगा रिलेटिव प्रोनाउन.
एक ऐसे प्रोनाउन को कहेंगे दैट रेफर्स टू अ नाउन प्रोसीडिंग इट इन द सेंटेंस। ठीक है जी। किसको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन? एक ऐसे प्रोनाउन को जो कि उसके बाद जो नाउन आ रहा है उसके साथ उसको रेफर करेगा। So relative pronouns need to agree with their antecedents in number. If the nouns relative pronouns are referring to antecedents are plural, then the plural form of verb is used. अगर वो singular हैं, singular form of verb is used होनी चाहिए। एक सेकंड, मैं सवाल किसी का देख रहा था। अच्छा जी। सर मैं 7 क्वेश्चन एड्रेस कर रही हूँ जितना मुझे आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ आप डिस्टर्ब ना हो, तो मैं साथ साथ उन्हें आंसर कर रही हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। मैं क्वेश्चन इजी नहीं पूछ रहे, मैं सिर्फ इसलिए थोड़ा सा इनको देख के हो रहा हूँ कि एक तो स्लाइड्स को मैं काफी देर तक रखता हूँ, थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ टेक्निकल टर्म्स से बच जाऊँ, निकल जाऊँ आगे जल्दी से। थोड़ा बहुत तो मुझे बताना पड़ता है, बट ये चूंकि कंपोजिशन, यकीन करें जो स्क्रीनिंग की क्लास हुई है ना, मुझे उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा जो मुझे इस कंपोजिशन की क्लास में। ये लोग वो हैं जो क्लासेस लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ ग्रामर चीजें पढ़ के आए हैं, या तो इन्होंने अपने आप को बहुत कंफ्यूज कर लिया है, या ये बड़ी छोटी सी चीज के ऊपर ना अपना नॉलेज इंटरफेयर करते हैं, तो फिर वो स्टक हो जाते हैं। हालांकि इस वक्त इनको होना ये चाहिए, चीजें फौरन क्लियर हो जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मुझे प्रीसीडिंग का, एंटीसीडेंट का बार बार मीनिंग भी बताना पड़ेगा, तो इट इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। आई एज्यूम ये जो स्लाइड्स बनी हैं, ताकि मैंने स्क्रीनिंग के लोगों के लिए बनाई है जो कि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, दे हैव नेवर बीन इनटू ग्रामर, एंड आई हार्डली फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखें, किसी बच्चे ने पूछा ये फैन बॉयज क्या होते हैं, रियली और अभी आप गौर करें तो मैं फैन बॉयज पीछे बता के आया हूँ, फैन बॉयज क्या होते हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यस एंड सो बोला भी था। असूलन मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि इनको पता होना चाहिए। तो दिस इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। ब्रेक देर होनी जी, ब्रेक अभी मैं देने लगूं, इसके बाद ब्रेक आ जाएगी। थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट करने दें, उसके बाद ब्रेक होगी 20 मिनट की, फिर आप अपने टेस्ट पे चले जाइए। अच्छा, सबसे पहले मुझे आगे चलने दें। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होंगे जी? इज ए प्रोनाउन जो अपने उसके साथ जो आ रहा है, पहले जो आ रहा है, क्या कहते हैं, प्रोनाउन, उसको रेफर कर रहा है। ठीक है जी, वो पहले जो उससे नाउन आ रहा है उसको रेफर कर रहा है, इसको कहते हैं प्रीसीड का मतलब होता है उससे पहले जो आ रहा है। ठीक है, दिस नाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। और जो ये नाउन, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो डेफिनेटली अपने से पिछले नाउन को रेफर कर रहे हैं ना, सिर्फ टेक्निकल टर्म यूज हो रही है इसलिए आप परेशान हो। नाउन होता, प्रोनाउन होता क्या है? नाउन की जगह पे यूज होने वाला। अगर वो अपने अपने से पीछे वाले नाउन को रेफर कर रहा है तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अगर कोई नाउन अपने से पीछे वाले नाउन को, अगर कोई प्रोनाउन पिछले से, अपने से पिछले वाले नाउन को रेफर कर रहा है तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब उस रिलेटिव प्रोनाउन को एग्री करना चाहिए अपने उसके एंटीसीडेंट के साथ जिसको वो रेफर कर रहा है, चाहे वो नंबर की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। ठीक है जी, ये सिंपल सी बात थी। कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, ये देखें, मैं अगर नहीं समझ आया तो एग्जांपल से देखें। जॉन वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स, अब ये और सुना, जॉन वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स हु वर चोजन। जॉन वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स हु वर चोजन टू प्ले इन द फाइनल गेम्स। आगे देखें, जॉन इज द प्लेयर हु हैज, ये गौर करें,
जॉन वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स, इसकी बात हो रही है, ये प्रोनाउन वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स। अब ये प्लेयर्स की बात हो रही है तो हु वर आएगा, यहाँ पे वॉज नहीं आना चाहिए, हु वर। जबकि यहाँ पे हो रहा है जॉन इज द प्लेयर, अब जॉन की बात हो रही है, यहाँ पे प्लेयर्स की बात हो रही है। जॉन वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स who were chosen to play in the final game. यहाँ पे John is the player who has scored in the most of the games, in most of the games. इससे कह रहे थे प्रेसिडेंट है relative pronoun, कि जो भी pronoun होगा वो अपने पिछले noun को रेफर कर रहा है। John was one of the players, ठीक है, बजाहिर ऐसे लग रहा है कि जॉन की बात हो रही है, लेकिन ये बात हो रही है प्लेयर्स की। जॉन रेफर कर रहा है इस प्लेयर को, वो प्लेयर्स है सारे। हु वर चूजन, क्योंकि मेन एक्शन उसके बारे में हो रहा है। हु वर चोजन, जिनको चुना गया, उनमें से है जिनको चुना गया, इसका तर्जुमा ऐसे है ना, जॉन उन खिलाड़ियों में से है जिनको चुना गया, राइट। जबकि यहां पे बात हो रही है जॉन वो प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया, इसको तर्जुमा करके पढ़ो, राइट। तो यहां पर हु के साथ हैज आएगा, यहां पे हु के साथ वर आएगा, क्योंकि ये जो हु है रेफर कर रहा था प्लेयर्स को, ये जो हु रेफर कर रहा है ये जॉन को या प्लेयर को रेफर कर रहा है, राइट। ठीक है जी। और अगर इसको किसी दूसरे एंगल से देखें तब भी देखें, अगर इसको और से देखें तो देखें दी प्लेयर्स लिखा हुआ और इधर दी प्लेयर लिखा हुआ, दिस इज सिंगुलर। टू वाइड जेंडर बाइस, अगर फर्ज करें, अब ये जेड में सवाल आ रहा होगा, अरे बच्चों, अब ये आलिया, मैं आपका जवाब दे के फिर आगे चलूंगा, अभी कोई दूसरा बंदा सवाल ना करे। आलिया गौर से सुने जरा तर्जुमा। जॉन बेशक अकेला है, वन ऑफ द प्लेयर्स है, लेकिन प्लेयर्स की आगे बात हो रही है, टू प्ले द फाइनल गेम, हु वर प्ले चोजन, ये उन जॉन की बात नहीं हो रही, उन प्लेयर्स की बात हो रही है। वन ऑफ द प्लेयर्स जिनको चुना गया, यहां पर जॉन की बात हो रही है कि जॉन वो प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया, ठीक है, वो उन प्लेयर्स के अंदर मौजूद था और वो प्लेयर चुने गए थे। जी, एनएसआर रूल वाला, यस यस यू आर राइट। अभी तो देखें, अब जिनके ज़हन में आ रहा होगा कि जी अगर जेंडर बाइस्ड आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हिज और हर, अगर ये क्लैरिटी लानी है तो कैसे करेंगे, ये देखें, जेंडर बाइसनेस को अवॉइड करना है तो टू अवॉइड जेंडर बाइस इट इज बेस्ट टू यूज हिज और हर इन सच सेंटेंसेस। ईच फैकल्टी मेंबर, ये देखें, ईच फैकल्टी मेंबर, अब फैकल्टी में लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं, ऑफ द डिपार्टमेंट इज इनकरेज टू शेयर हिज, फिर हिज नहीं लगाना। ऐसे केस में अगर ये लगा हो, हिज लगा हो या हर लगा हो, उसको अवॉइड करना है, दोनों यूज करने हैं, क्योंकि ईच फैकल्टी मेंबर है ना, तो मेंबर में मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, तो कभी भी एक प्रोनाउन ना लिखें, ना हिज लिखें ना हर लिखें, दोनों लिखें इकट्ठे और लगा के। ईच फैकल्टी मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट इज एनकरेज टू शेयर हिज और हर ग्रैंड प्रपोजल विद द कमेटी। A personal pronoun must also agree in person with its antecedent. जो personal pronoun होगा उसको भी agree करना है। मिसाल के तौर पर pronouns कौन से हैं? One, everyone, everybody are third person pronouns. ये देखो, ये बच्ची ने सवाल किया था पीछे, one के साथ क्या आएगा, किसी ने पीछे ना मुझे one of the players भी ऐसा से कुछ था, मुझे नहीं, I don't remember, but one का लफ्ज यूज किया था। तो मैं अभी उनको ये दोबारा से दिखाने जा रहा हूँ। मैं इन सब स्टूडेंट से यही कह रहा होता हूँ, आप थोड़ा वेट किया करो, एग्जांपल्स आएंगी, आपको सारी चीजें जो आपके ज़हन में सवाल उठते हैं वो क्लियर हो रहे हैं। अब ये देखें, वो एग्जांपल आ गई है कि प्रोनाउंस जैसे वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये कौन से प्रोनाउन है? इनको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, ये किसी थर्ड की तरफ रेफर कर रहे हैं। तो चूंकि ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन की तरफ रेफर करें तो लॉजिकली हमें इनके साथ ही, हिज, हिम या शी, हर वगैरह लगाना चाहिए, सिंपल, क्योंकि वन इज रेफरिंग टू समवन जो कि थर्ड पर्सन है, एवरीवन इट्स थर्ड पर्सन, ये ना में आई में है ना यू में है, ना पर्सन प्रोनाउन है ना ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इनके साथ जब आएंगे तो ही, शी या हिम या हिज या हर इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, वन शुड केयरफुली कंसिडर योर, गलत होगा, वन शुड केयरफुली कंसिडर हिज और हर चॉइस, और हिज और हर इसलिए लिखा है कि जेंडर बाइस्ड ना आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली क्लियर तो नहीं है ना, वो जो जिनमें से कह रहा है वन शुड, वो मर्द भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकती है, तो इसलिए आप हिज और हर लगाएंगे, कभी भी एक नहीं लगाना,
ठीक है, अगर आपको कंफर्म है कि वो सारे मर्द हैं तो फिर हिज लगाएं, अगर आपको कंफर्म है कि वो तमाम खवातीन है तो हर लगाएं, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो नेवर यूज दिस सेंटेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि हिज लगा नहीं सकते, हर लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी, वन शुड केयरफुली कंसिडर हिज और हर। अगर क्लियर नहीं है, अगर क्लियर है, देखो अब मुझसे सब सवाल पूछ रहे हैं, सब वही सवाल पूछ रहे हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा हूं, हालांकि सवाल मैं यही कर रहा हूं, वन शुड केयरफुली चूज कंसिडर वंस चॉइस भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन आप पहले बात तो सुन लो भाई, हम बता क्या रहे हैं, आप पूछ क्या रहे हैं, हम बता क्या रहे हैं, हम आप पूछ क्या रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अगर ये लगा हो, इस तरह के ऑप्शन दिए हो तो ये गलत होंगे, योर ऑप्शन लिखा हो तो गलत होगा। उसने ऑप्शन अगर आपको दिया ही नहीं है वन का, तो फिर आप वन का ऑप्शन ही चुनेंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने। अगर आप खुद लिख रहे हैं तो भी कॉन्टेक्स्ट देख के बताएंगे, अगर कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कोई चीज आती है जिसमें वन लिखा जाएगा तो वन लिखेंगे, वन शुड केयरफुली कंसिडर वन वंस चॉइस, बिल्कुल ठीक है। और अगर नहीं है वंस की चॉइस, उसमें ऐसी मर्द और खवातीन का होने का कारण है, फिर हिज और हर लगाएंगे, फिर लगाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एक ही सवाल 5 बच्चों ने पूछा है और डिफरेंट टाइम पे पूछा है, और जब डिफरेंट टाइम से मुराद ये है कि जब मैं बता रहा हूं तो उसी दौरान वो पूछ रहे हैं। इससे अंदाजा करो कि वो बात नहीं सुन रहे हैं। अच्छा जी, देखते सर एक स्टूडेंट ने और क्वेश्चन किया है, जो ये ही वर्ड है, ही या हिज, हम इसे जेंडर न्यूट्रल नहीं कंसीडर करते हैं इन इंग्लिश? यही जवाब मैंने 3 दफा दिया है, और ये 5 दफा सवाल पूछा, और पांचों ने मेरे सवाल के जवाब देने के बाद पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके साथ, अभी आप ये ज्यूम करो कि आप स्क्रीनिंग दे रहे हो और उसमें उसने चॉइस ही इस तरीके से दी है, ठीक है कि नहीं, वन की चॉइस दी नहीं है, तो फिर आप क्या चुनेंगे? फिर आप हिज और हर चुनेंगे एम्बिग्विटी को खत्म करने के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर आप खुद लिख रहे हैं, नाउ द क्वेश्चन इज इफ यू आर राइटिंग योरसेल्फ, तो आपको पता तो है ना कि आप किस पैराग्राफ में लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस आइसोलेटेड तो नहीं लिख रहे, उस कॉन्टेक्स्ट में वन जरूर लिखेंगे, वन शुड केयरफुली कंसिडर, बिकॉज अगर आप जनरल बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप वन के साथ हिज और हर भी लिख देंगे तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर वन के साथ कोई एक लिखा हिज या हर, वो गलत होगा। वन के साथ वंस भी ठीक है, वन के साथ हिज और हर भी ठीक है, लेकिन वन के साथ खाली हिज ठीक नहीं है, वन के साथ हर ठीक नहीं है, अगर उसमें दोनों जेंडर मौजूद हैं तो। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर। जी अभी क्लियर है? अभी जी सर, मुझे क्लियर है, स्टूडेंट्स को भी क्लियर है। सर कैन वी टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स? जी ब्रेक अब हो गया, लेक्चर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, मैंने दोनों चीजें कर दी हैं। 15 मिनट की ब्रेक करने के बाद ये अपने टेस्ट पे चले जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, 15 मिनट्स की ब्रेक के बाद आपने इनको चले देने जाना है, और मैं यहाँ पर ऑनलाइन ही रहूंगा। ठीक है, इसमें मैं ऑनलाइन ही रहूंगा, और ये अगर कोई पहले करके आ गया, कुछ लोग आ गए, 5